जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, जिसमें लिंग के आधार पर उसकी कृतियों का, उसकी रचनाओं का मूल्यांकन न हो, बल्कि एक रचना के रूप में उसका पाठ किया जाए और उस पाठ का मूल्यांकन हो कि यह पाठ अंततः कहता क्या है। और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य की परंपरा अभी इस मनोवृत्ति तक पहुंचने में और स्त्रियों को भी मनुष्य मानकर उनकी रचनाओं की ठीक ठीक पड़ताल करने, उनका मूल्यांकन करने की मनोवृत्ति से कोसों दूर है, क्योंकि वो यह मानती है कि यह हिंदी साहित्य को विखंडित करने की एक परंपरा है। दलित विमर्श के नाम पे, स्त्री विमर्श के नाम पे, अल्पसंख्यक विमर्श के नाम पे, समलैंगिक विमर्श के नाम पे इस तरह के जो विमर्श चल रहे हैं, इस विमर्श से हिंदी साहित्य की जो बृहद परंपरा है उसका नुकसान होता है। और आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आप कह रहे हैं जो हिंदी साहित्य में अब तक नहीं कहा गया है? तो यह जो एकांगी किस्म के विमर्श हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं बिना नाम लिए कुछ हिंदी के नामचीन आलोचकों, हिंदी के नामचीन लेखकों का स्त्री विमर्श के बारे में क्या मानना है, इसकी एक टिप्पणी, एक बानगी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका हैं, मैं किसी संदर्भ में उनका साक्षात्कार कर रही थी और मैंने कहा कि आपकी रचनाएं जो हैं वो स्त्रीवादी रचनाएं हैं, आप महिलाओं के बारे में लिखती हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रिया जी रहने दीजिए, ये अगर अनौपचारिक बात है तो मैं आपको बताती हूँ कि स्त्रीवाद जैसा कुछ होता नहीं। स्त्रीवाद एक शॉर्टकट है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श के नाम पर, दलित विमर्श के नाम पर छपना ज़्यादा आसान होता है और आप एक स्टार लेखक के रूप में जाने जाते हैं। हमारे समय के प्रबुद्ध आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह जी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनसे लिए साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि स्त्री विमर्श कुछ नहीं होता है, थोड़ा दिखाना, थोड़ा छुपाना, यही तो है तुम्हारा स्त्रीवाद। और क्या है जी? स्त्री आलोचक निर्मला जैन जी, जो खुद बहुत बड़ी आलोचक मानी जाती हैं और स्त्री आलोचना के क्षेत्र में उनका आलोचना के क्षेत्र में उनका अच्छा काम है, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि स्त्री विमर्श जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। स्त्री विमर्श धनाढ्य तबके की महिलाओं के द्वारा किया गया एक वैचारिक प्रलाप है। हर तबके की महिला की समस्या अलग है, हर तबके की महिला अलग है, उसकी जिंदगी अलग है, और इस तरह के शब्द, इस तरह के विमर्श सोसाइटी में अगर एडजस्ट करते हैं तो मैं इनको खारिज करती हूँ और उसे स्वीकार नहीं करती हूँ। मैं स्वयं अपने आप को स्त्रीवादी आलोचक कहलाना पसंद नहीं करती। तो आलोचना की जो पूरी परंपरा है हिंदी साहित्य में, उस आलोचना की पूरी परंपरा में इस तरह वैचारिक तौर पर स्त्रीवाद को शामिल करना या वैचारिक तौर पर स्त्रीवाद को प्रामाणिकता प्रदान करना कि नहीं, यह एक नई दृष्टि है और इस दृष्टि से अगर रचनाओं का पाठ किया जाए तो शायद कुछ नई चीजें निकल कर आएंगी, या अगर इस दृष्टि से रचनाएं लिखी जाएं तब भी एक नई दुनिया, नए किस्म की दुनिया हम रचेंगे। इसकी स्वीकार्यता जो है वह हिंदी साहित्य में अब तक नहीं आ पाई और यह दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। समाज विज्ञान में यह माना गया, खासतौर पे जब स्त्री अध्ययन, दलित अध्ययन, अल्पसंख्यक अध्ययन, या पिछले सत्र में बात हो रही थी दलित विमर्श की, कि दलित विमर्श जैसा शब्द निकला, अश्वेत विमर्श जैसे डिस्कोर्स निकले, इन सारे डिस्कोर्सेस का मुख्य आकर्षण क्या था, या वो क्या कहना चाहते थे, या उनकी उपज कैसे होती है। 70 के दशक के बाद जब आप, जिसको आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट समय कह सकते हैं, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का दौर कह सकते हैं, उस दौर में सबऑर्डिनेट स्टडीज जैसे डिस्कोर्स पैदा होते हैं और इस बात की जरूरत महसूस की जाती है कि जो मेटा नैरेटिव्स हैं, उन मेटा नैरेटिव्स को तोड़कर स्मॉल नैरेटिव्स के बढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? इस संदर्भ में एक बहुत ही प्रख्यात समाजशास्त्री और वैज्ञानिक सैंड्रा हार्डिंग स्टैंड पॉइंट थियरी देती हैं और वो कहती है कि समाज के हर तबके के मनुष्य का ज्ञान वैध है, और अगर समाज के हर तबके के मनुष्य का ज्ञान वैध है तो उसकी वैधता को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके स्वर को हमको अभिव्यक्ति देनी पड़ेगी और उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन समाज का हर तबका अपने इतिहास को, अपने ज्ञान को जब क्लेम करता है और वो कहता है कि हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए, हमारी बात, हम जो कह रहे हैं
उसका भी अपना एक बिंदु है और उसकी भी एक प्रामाणिकता है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उस स्वीकार्यता का भाव जो है वो हमारे समाज में मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा समाज अपने तमाम दावों के बावजूद अपनी मूल प्रवृत्ति में बहुत ही असमानता मूलक, बहुत ही हिंसक और बहुत ही भेदभाव और गैर बराबरी पर बना हुआ समाज है, जिसको हमने जातियों में, वर्गों में, धर्मों में, लैंगिक विभाजनों में बांट रखा है और उसी के आधार पर हम रचनाओं का भी मूल्यांकन करते हैं। ये स्त्रीवादी है, हटाओ, हमें ये स्त्रीवादी लेवल नहीं चाहिए, हमें दलित विमर्श का लेवल नहीं चाहिए, हमें विमर्श ही नहीं चाहिए। विमर्श क्यों करना है? जो लोग ये कह के विमर्शों की इस पूरी परंपरा को खारिज करते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि विमर्श जो है वो बेशक अभी के संदर्भ में आया हुआ शब्द है, जिसको हम डिस्कोर्स कहते हैं, किसी चीज का डिस्कोर्स बनाना। यह जो विमर्श है, यह तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा का हिस्सा है और जहां तक मैं जानती हूँ तहां तक परिवार के अंदर भी छोटे से छोटे मसले पर बातचीत करने के लिए लोगों को ये कहते सुना है कि चलो इस बात पर बैठ के विचार विमर्श कर लिया जाए। विमर्श का जन्म वहां से होता है। विमर्श सिर्फ हैबरमास द्वारा दिए गए पब्लिक स्फीयर के थियरी से निकली हुई बात नहीं है कि पब्लिक स्फीयर में कोई बात आए, कोई मुद्दा आए और उस पर विमर्श क्रिएट हो, तभी वो विमर्श है। विमर्श घरों के अंदर भी होता है और वह घरों के अंदर होने वाला जो विमर्श है, जिसको हम नगण्य मानते हैं, जिसको हम छोटा मानते हैं, सोशल साइंस उस विमर्श को अपने डिपार्चर पॉइंट के रूप में लेता है। वो ये कहता है कि जो बड़े आख्यान हैं, जो बड़ी रचनाएं हैं, जिनको आलोचना के तहत शामिल किया जाता है और जिनकी आलोचना की जाती है, उसके बरक्स आपको उन आख्यानों को भी देखने की जरूरत है जो बेशक लिखित परंपरा का हिस्सा नहीं, लेकिन वो मौखिक परंपरा का हिस्सा है। और समाज वैज्ञानिक के रूप में आपको उन मौखिक आख्यानों को तलाशने की आवश्यकता अधिक है। हम फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस की बात रचनाओं में खोजते हैं कि किस रचना में फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस ज्यादा है। स्त्रीवादी चेतना सबसे ज्यादा हमको किस रचना में मिलती है? और स्त्रीवादी चेतना कुछ हाल के वर्षों में विकसित हुई एक बौद्धिक परंपरा का हिस्सा है? नहीं, स्त्रीवादी चेतना हमारे समाज के, हमारे लोक के वृत्त में रची बसी हुई बहुत पुरानी परंपरा है। जब एक लड़की अपने पिता से कहती है, और आप देखिएगा, गौर कीजिए इस बात पे कि जितने भी विवाह गीत, चारू जी ने सुबह सिर्फ गालियों की चर्चा की, लेकिन जितने भी संस्कार हैं और जितने भी गीत हैं, उन गीतों में से कितने गीत हैं जो पुरुषों ने गाए हैं? चाहे वो किसी भी विधा में हो, चाहे वो गाली हो, चाहे वो चैता हो, चाहे वो विदाई गीत हो, चाहे वो समदन हो, चाहे हल्दी हो, चाहे कन्यादान का गीत हो, कोई भी गीत, कौन से गीत है जो पुरुषों ने गाए? सारे के सारे गीत स्त्रियों ने गाए। स्त्री, एक बेटी अपने पिता से कहती है कि अपना ही जोगे पापा समधि जे खोजी है, पंचा जागो खोजी है बारात, हमारा ही जोगे बाबा दुल्हा जे खोजी है, हंसे न जन, जिस गांव की लड़की है उस गांव के लोग। अर्थात कि अपने लिए आप अपने योग्य समधि खोजिए, पंचों के लायक आप बारात खोजिए, लड़का तो मेरी जोड़ का ही खोजेगा। यह जो साहस है और यह जो अभिव्यक्ति है, यह तो लोक की अभिव्यक्ति है ना, उस अभिव्यक्ति की लिखित परंपरा नहीं है, वह अभिव्यक्ति मौखिक परंपरा का हिस्सा है। और जब स्त्रीवादी आलोचना की बात आती है तो हम लिखित परंपरा के साथ साथ उन मौखिक आख्यानों को भी तलाशते हैं। हम गीतों में, हम लोक गीतों में, हम कहावतों में, हम मुहावरों में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को हम टेक्स्ट के रूप में पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि लड़की अपने भाई से पूछती है कि जब, ये बहुत ही हास प्रयास का गीत है, लेकिन वो कहती है कि भैया हारी अइता गैया भैंसिया बहिनिया कहे हारी अइला। तो उसका भाई जवाब देता है कि बहिनी गैया भैंसिया हमरो संपत, बहिनी तो पराया धन। कितना बड़ा डिस्कोर्स है कि गाय और भैंस जो है ये मेरी संपत्ति है, लेकिन बहन जो है वो पराया धन है। तो अगर आप आलोचना की परंपरा में जाना चाहते हैं तो आपको लोक के वृत्त को पहचानना होगा, आपको नई चीजों की तलाश करनी होगी, नए स्वरों की पहचान करनी होगी, जो प्रचलित परिपाटी है, जो प्रचलित ज्ञान परंपरा है, और जिस ज्ञान परंपरा में हमने आलोचना के भी मानक तय कर रखे हैं, भाषा के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पे, कथानक क्या कह रहा है,
वो क्या कहना चाहती हैं, वो बहुत रूढ़िवादी तरीके से अपनी बात कह रही हैं या नहीं कह रही हैं, या वो हमने जैसे तय किया है सौंदर्य शास्त्र को उस तरीके से सौंदर्य शास्त्र को वो अपनी कहानियों में ला पाई है कि नहीं, भाषा अच्छी है कि नहीं, उसका शिल्प अच्छा है कि नहीं। जब परंपरागत आलोचना की प्रक्रिया से हम किसी स्त्री लेखन का मूल्यांकन करेंगे तो निसंदेह ऐसे बहुत सारे लेखन, ऐसे बहुत सारे आलेख, ऐसे बहुत सारे आख्यान हमारी दृष्टि से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे तयशुदा मानक को पूरा नहीं करते। हमारे बीच सीमा बैठी हुई है। सीमा ने 2 खंडों में एक बड़ी अच्छी किताब निकाली है, और वो किताब है जेल में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी की कहानी। वो जेल में क्या महसूस करती हैं, एक जो महिलाओं के अपने नैरेटिव हैं कि वो जेल में क्यों आई, और दूसरा जो एक पितृसत्तात्मक अवधारणा है जो उन महिलाओं को जेल में कैद रखती है। और उन दोनों ही स्थितियों में एक औरत जेल के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करती है। सवाल है कि अगर एक औरत जेल के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करती है, एक समाज विज्ञानी इस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करेगा? तो वह डेटा इंटरप्रिटेशन सीमा अपनी किताबों में यह कहती है कि दरअसल हमारे समाज का माहौल इतना ज्यादा हिंसक है कि उस हिंसा से बचने के लिए स्त्री जेल में जिन रिश्तों के साथ बंधी होती है, जिन महिलाओं के साथ रहती है, कम से कम उनके साथ बहनापे का एक रिश्ता कायम करती है। अब यह जो पुस्तक है हो सकता है कि आलोचना की दृष्टि से ना गुजरे, हो सकता है कि इसे ना सराहा जाए, हो सकता है कि इस पर चर्चा ना हो, लेकिन ऐसी अनेक किताबें हैं जो कि स्त्रीवादी आलोचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नई दृष्टि से अपनी बात कहती है। अभी मैं पवन करण जी के कविता संग्रह से गुजर रही थी, स्त्री मुगल, और उसे पढ़ते हुए इतना रुचिकर था। निश्चित तौर पर जब मैं उसे पढ़ रही थी तो वह कविता की परंपरा में नहीं आती है। कविता जिस भाव में लिखी जाती है वह भाव भी उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन वह पूरी की पूरी रचना जो थी वह मुगल स्त्री, मुस्लिम स्त्रियों की जिंदगी की कहानी थी। और ऐसी असंख्य स्त्रियों के बारे में वो बात करते हैं, लगभग 100 मुगल स्त्रियों की बात वो करते हैं उन कविताओं में, जो सत्ता संबंधों के साथ जुड़ी हुई थी, जो बेगमें थी, जो प्रेमिकाएं थी, जो उस हरम में काम करने वाली औरतें थी। और हर औरत की अपनी दृष्टि है सत्ता को समझने की, और वह कैसे देखती है सत्ता को। वह कविता संग्रह अपने आप में अद्भुत है। हो सकता है आलोचना के स्तर पर उसे खारिज कर दिया जाए कि वो कविता संग्रह नहीं है, क्योंकि वो कविता की भाषा में बात नहीं करती, लेकिन स्त्रीवादी विमर्श उसे आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि वह उन स्वरों की पड़ताल करती है जिन स्वरों को कभी सुना नहीं गया, कभी सोचा नहीं गया। हमने कभी मुगल स्त्रियों के बारे में बात भी नहीं की। हमारे दिमाग में मुस्लिम औरतों की एक बहुत ही फैसिनेटिंग छवि है, एक सुंदर सी बेगम जो लखनवी अंदाज में हमारे दिमाग में बसी हुई है, बस वही है मुगल स्त्री। लेकिन मुगल स्त्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे पूरे मुगल साम्राज्य को चलाया, और किस तरीके से अकबर अपनी जो उनकी रायमा थी उनके निर्देशन में काम किया करते थे, इन सब की तस्वीर पवन करण उस कविता संग्रह में लेकर आते हैं। उसी तरह एक अभी हाल में प्रकाशित हुई एक कविता संग्रह है सविता सिंह, वासना एक नदी का नाम है। उन्होंने जब वो किताब मेरे पास भेजी तो जब मैंने टाइटल पढ़ा तो ये टाइटल ही अपने आप में, जब हम पढ़ते हैं कि वासना एक नदी का नाम है, ये टाइटल है क्या? वासना शब्द हम जब भी कहते हैं तो हमारे दिमाग के कीड़े जो हैं वो कुलबुलाने शुरू हो जाते हैं कि वासना मतलब एक बहुत ही लोलुप किस्म की एक सेक्सुअल डिजायर की दृष्टि है। लेकिन सविता सिंह पहली बार उस कविता में वासना को स्त्री की जिजीविसा के साथ जोड़ती है, और वो कहती हैं कि स्त्री जिसका संबंध प्रकृति के साथ है, सबसे पहले स्त्री मुक्ति की प्रारंभिक शर्त है कि वह अपने देह को पहचाने और उस देह को वह प्रकृति के साथ जोड़े। जब स्त्री प्रकृति के साथ एकाकार होगी तब यह देह और प्रकृति दोनों ही, जिसके अंदर, जिन दोनों ही चीजों के अंदर वासना का जो भाव है, और यहाँ वासना से उनका तात्पर्य जीवन के प्रति जिजीविसा के भाव से है कि वो जीवन के प्रति कितना ललक रखती हैं, उस वासना के भाव के साथ स्त्री जो है वह प्रकृति को भी बचा के रखेगी, इस मानव सभ्यता को भी बचा कर रखेगी, और स्त्री ही है जो इस दुनिया को आगे लेकर जाएगी। तो एकदम नए किस्म का विमर्श है। उनकी कविताएं लोगों को लग सकती हैं कि बेमतलब है,
लेकिन जब आप उन कविताओं का पाठ करते हैं तो उसमें एक नई किस्म की स्त्री दृष्टि निकलती है, और हमारे लिए वो है स्त्रीवादी आलोचना, वो है स्त्रीवादी हस्तक्षेप जो नई दृष्टि से किया जा रहा है। सुमन केसरी जी, जिन्होंने अभी अभी एक नाटक लिखा है गांधारी, हिडिंबा और निमित्त मात्र, 3 उनकी रचनाएं मैं पढ़ रही थी, जिसमें गांधारी ने मुझे बहुत अपील किया, क्योंकि गांधारी को ठीक उसी तर्ज पर वह अपने टेक्स्ट में निकाल कर लाती हैं जिस तरह भीष्म साहनी माधवी को निकाल कर लाते हैं। माधवी एक उपेक्षित पात्र है इतिहास का, और जिसका जिक्र हमको महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक छोटे से पात्र है, राजा ययाति की पुत्री है, और वो गालब को दान में देते हैं, और गालब ने चूंकि ऋषि विश्वामित्र को 800 अश्वमेध यज्ञ देने का वचन दिया है गुरु दक्षिणा के रूप में, उस वचन को पूरा करने के लिए वह राजा ययाति के पास आते हैं और माधवी को राजा ययाति दान करते हैं, जो उसकी निमित्त बनती है, क्योंकि उसे चीर को मारे का व्रत प्राप्त है, वरदान प्राप्त है। और वह 4 पराक्रमी राजाओं के पास जाती हैं, उनके लिए चक्रवर्ती सम्राट पैदा करती हैं, और अंत में यह वादा होता है कि गालव और माधवी विवाह करेंगे। गालव माधवी के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, और जब विवाह का समय आता है तब भीष्म साहनी, जो उस माधवी नामक उस नाटक में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रखते हैं, वो ये है कि माधवी यज्ञ करके चीर को मारे प्राप्त नहीं करती है। जिस माधवी से गालव मिलता है वह एक अधेड़ उम्र की महिला है, जिसका शरीर और सौंदर्य बिल्कुल खत्म हो चुका है, और वो कहता है कि तुम यज्ञ क्यों नहीं कर रही हो, और तुमने अपना चीर को मारे फिर से क्यों नहीं प्राप्त किया। उसने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, और तुम तो मुझे इसी रूप में प्राप्त करोगे ना, क्योंकि तुम्हारे ही लिए तो ये सब कुछ हुआ है, तो अब मैं इसी रूप में तुमसे विवाह करूंगी। गालव के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा होता है, जिसको बहुत ही बारीक तरीके से भीष्म साहनी प्रस्तुत करते हैं कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट अपने बचाव में करता क्या है। गालव उसको कहता है कि विवाह तो मैं तुमसे कर लेता हूँ, लेकिन चूंकि तुम मेरे गुरु के पास रहकर आई हो, विश्वामित्र के पास, उस लिहाज से तुम मेरी गुरु माँ हो, और जब मैं गुरु माँ हो गई तो मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। माधवी कहती है बस मैं तुमसे यही उत्तर जानना चाहती थी, और वो जंगल में चली जाती है। तो वह जो डिपार्चर है वो है स्त्रीवादी आलोचना किसी टेक्स्ट की। यही स्त्रीवादी आलोचना सुमन केसरी अपनी उस रचना में करती हैं, जो वो कहती हैं और वो कहलवाती हैं भीष्म पितामह से कि गांधारी तुमको मैं इसलिए लाया था क्योंकि दुर्योधन के पास आंख नहीं थी, धृतराष्ट्र के पास आंख नहीं थी, तुम्हें उसकी दृष्टि बनना था, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, उस दिन उस बड़े भयानक हिंसक युद्ध की निमित्त तुम स्वयं बने। काश तुमने वो पट्टी न बांधी होती। ये है स्त्रीवादी आलोचना। तो हमारी दृष्टि में स्त्रीवादी आलोचना के आयाम अलग हैं, और हिंदी साहित्य में उन चुनिंदा टेक्स्ट के माध्यम से जो अब तक कम पढ़े गए, जिनके बारे में कम चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं के माध्यम से स्त्री अध्ययन के विद्यार्थी के रूप में हम रचनाओं के स्त्रीवादी पाठ के पक्षधर हैं, और स्त्रीवादी आलोचना के नए औजारों के साथ, वो औजार जो साहित्य में किसी चीज को पढ़ते हुए, चाहे वह साहित्य हो चाहे वह सिनेमा हो, जब हम उसे पाठ के रूप में पढ़ते हैं तो सिर्फ हम उसका सतही मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि उस पाठ के अंदर जो अंतर पाठ है, टेक्स्ट और सब टेक्स्ट, उन दोनों ही चीजों के अंदर निहित जो भाव है, जो कहा जा रहा है और जो नहीं कहा गया है, चाहे वह स्त्री लेखिकाओं द्वारा हो या पुरुष लेखिकाओं के द्वारा, जो कहा गया वह तो सबने पढ़ा, लेकिन जो नहीं कहा गया उस भाव को पकड़ना, और अंततः हम क्या चाहते हैं, अंततः हम उसमें से निकाल क्या रहे हैं। स्त्रीवादी रचना का अर्थ हो हल्ला और हंगामा खड़ा करना नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो जो भी रचना इस पैमाने पर खरी उतरती हो कि बिना कुछ किए, बिना कुछ शोरगिल कहे कि गुल किए, बहुत आसानी से, बहुत महीन धागे के रूप में अपनी बात कह जाए, अपनी कहानी कह जाए, वो है स्त्रीवादी रचना, और हम करते हैं उसकी स्त्रीवादी आलोचना। अभी के लिए मैं अपनी बात यहीं स्थगित करूंगी। धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया जी। सबसे अच्छी बात है, चिट देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी बात रखी।
और बहुत सारे लोक साहित्य से सूत्र लिए हिंदी आलोचना के लिए। मुझे लगता है कि अब आलोचना के एक पक्ष को हमें लोक साहित्य की तरफ देखने की बहुत ज़रूरत भी है कि आलोचना वही नहीं है जो किताबों के अंदर है, आलोचना लोक में कैसे विद्यमान है। शिवरानी देवी की जब प्रेमचंद घर में है, आप पढ़ते होंगे तो बड़े सम्मान और अदब के साथ में शिवरानी देवी प्रेमचंद के ऊपर बेबाक टिप्पणियां भी करती चलती हैं, विशेष करके स्त्री स्वतंत्रता को लेकर के। और वो समझने की जरूरत है स्त्रीवादी आलोचना में कि शिवरानी देवी पत्नी के रूप में और किस भाषा में प्रेमचंद का घेराव कर रही हैं। इस सत्र को अब मैं आगे बढ़ाऊंगी और हमारे मध्य में डॉक्टर अर्चना सिंह हैं जो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झुंसी से हैं। यहाँ पर मैम प्रोफेसर हैं। समाज विज्ञान के अंतर्गत स्त्री समाज, उसकी समस्याएं और उसके लेखन की शिनाख्त करने वाली कई पुस्तकें आ चुकी हैं इनकी, और जिनकी संख्या करीब करीब 20 है। तो मैं ऐसी महत्वपूर्ण वक्ता को विशेष समय को न गंवाते हुए अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगी। एक बहुत दिनों बाद बहुत ही एंगेजिंग एक ऐसा सुबह से पूरा विमर्श देखने को मिल रहा है और ढेर सारी चीज़ें सीखने को हैं। और जो एक थोड़ी सी शायद हम लोग सोशल साइंस के लोगों को ये लगने लगा था कि हिंदी में इस तरह की बातें नहीं हो रही, तो आज सुबह से सुन के लगा कि हम लोग गलत, शायद हम लोग की मतलब हमारी कमी थी कि हम उन चीज़ों को सुन नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे। तो हम ये मान रहे थे कि हिंदी साहित्य अभी एक विशेष फ्रेम के अंदर ही काम कर रहा है। और यहाँ पे आज सुबह से मुझे बहुत सारी आई ओपनिंग चीज़ें मिली। परिचय में किताबों की संख्या ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं। तो एक शुरुआत यहाँ से करूँ, दो चीज़ें इसमें मैं अपनी बात के शुरू में ही कह दूँ कि एक तो मैंने कुछ साहित्य डिस्कस करने की सोची थी और मुझे लग रहा था कि मतलब ये थोड़े एक बहुत ही अलग तरह की बात होगी। सुबह से साहित्य पे खूब सारी बातें हो गई। मैंने जितने नाम सोचे थे उन पर बहुत सीमंतनी उपदेश और इस पर इतनी डिटेल बात, हर देवी, और तो मुझे लगता है कि वो पक्ष अब उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार है। दूसरी बात ये है कि हिंदी आलोचना में तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी जो आपने मेरी जमीन बनाई है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए दो क्वेश्चंस इसमें मेन मुझे दिखते हैं। एक है कि जो एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है और दूसरा मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इन दोनों प्रश्नों पे बात होनी चाहिए कि ये जो हिंदी आलोचना की बात हम लोग कर रहे हैं और स्त्री विमर्श, तो क्या स्त्री विमर्श हिंदी आलोचना में क्यों नहीं आ रहा था? तो इसमें जो इसका पहला जो ज्ञान मीमांसीय प्रश्न है, तो सबसे पहली बात तो स्त्री आलोचना कैसे अलग ढंग से आलोचना की दुनिया में क्या एक सेपरेट एक अलग सी दुनिया बना रही थी कि उसी बड़ी दुनिया का एक छोटा हिस्सा थी, वो कैसे उससे संवाद स्थापित कर रही थी? क्योंकि अगर विमर्शों की बात कीजिए तो भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पे बहुत बातें लोग करते हैं। मतलब अगर आप पुरानी परंपराओं में शास्त्रार्थों की बात होती है, अलबरूनी अपने विवरण में लिखते हैं कि भारतीय समाज जो है वो बात करने वाला समाज है, लोग खूब बातें करते हैं। अब ऐसे बात करने वाले समाज में ये बातें कर कौन रहा था? पब्लिक स्पेसेस में था कौन? और जो पब्लिक स्पेसेस में नहीं था, घरों के अंदर था, वो उसकी बातें कैसे पब्लिक स्पेस पे पहुंच रही थी? तो जो मैक्रो और माइक्रो की बात हो रही थी कि एक मेटा नैरेटिव क्रिएट हो रहा था उन बातों से, उन विमर्शों से जो मुख्य धारा में या बाह्य जीवन में हो रहा था, पब्लिक प्राइवेट डाइकोटमी के रूप में देखिए या जैसे भी। और एक वो था जो घरों के भीतर हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये बाउंड्री कभी भी बहुत फिक्स नहीं थी। अगर आप भक्तिकालीन उससे देखिए तो अक्क महादेवी, मीराबाई, इसके बाद फिर आप बाद में तो पूरे सुबह से इतने सारे नाम लिए गए हैं। तो
एक तो इस ओर लिखा पढ़ा जा रहा था, दूसरी ओर लगातार छोटी छोटी संस्थाओं का निर्माण हो रहा था जो स्त्रियों के लिए एक मंच प्रोवाइड कर रहे थे कि यहाँ पे स्त्रियां आएंगी। तो ये जो मंच थे, जैसे प्रयाग महिला मंच का, नेहरू परिवार की बहुत सारी महिलाएं इसमें शामिल थी, प्रयाग में स्पेशली। तो ये जो पूरे मंच थे, ये स्त्रियों को एक जगह दे रहे थे, एक वैलिडिटी दे रहे थे कि वो जो बातें कर रही हैं चूल्हा चौके और इसके बियॉन्ड भी वो बातों करने की उनकी कुछ शक्तियां हैं। तो एक तरह से हम लोग दूसरी तरह से देखते हैं, हम लोग का एक कहते हैं ना कि फिक्स फ्रेम होता है कि पुरुष उनके बारे में बात नहीं कर रहे थे, पर क्या स्त्रियां पुरुष के बारे में उस तरह से, मतलब मैं ज्ञान संस्कार की बात कर रही हूँ, मैं रोजमर्रा जीवन की, तो उनका जो ज्ञान संसार था, क्या स्त्रियां उससे वाकिफ थीं? वो जब मिलती थी तो क्या बातें करती थी? तो आप इसको अगर देखिएगा तो ये जो इस तरह के मंच थे वो 2-3 चीजें बहुत अच्छी कर रहे थे। घर में रहने वाली स्त्रियों को एक कहते हैं ना एक ऐसी स्पेस दे रहे थे जहाँ पे वो जान पा रही थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, वो चाहे राजनीतिक दुनिया हो चाहे सामाजिक दुनिया हो, तो वो एक तरह से बाहर की दुनिया से उनका एक सरोकार हो रहा था। दूसरे एक स्त्रीत्व को लेके, स्त्री अस्मिता को लेके एक बहनापे का बड़ा अच्छा सा एक उनके अंदर एक शक्ति का आभास हो रहा था कि वो एक अलग तरह की दुनिया का सृजन कर सकती हैं। और इसी बीच में जब राधा कुमार स्त्री आंदोलन की बात करती हैं तो इस बात को बहुत क्लियरली कहती हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत जो उसके पुरोधा कुछ पुरुष थे, लेकिन ये आंदोलन बहुत ही जल्दी महिलाओं ने, पहले उनके परिवार की महिलाओं ने और उसके बाद उन महिलाओं ने संभाल लिया जो ग्रास रूट की महिलाएं जिन्हें हम कहें। तो ये अचानक, ये शिफ्ट बिल्कुल अचानक नहीं हुई, धीरे धीरे हुई। और वो जो पहले बैठ के सुनती थी मंचों पे वो नेहरू परिवार की महिलाओं को, और ढेर सारी बंगाल में जो पूरा आंदोलन था जिसमें ढेर सारी एलीट महिलाओं के मंचों से सुनने के लिए ढेर सारी महिलाएं इकट्ठा होती थी, तो ये एक तरफा संवाद नहीं था। वो सीख रही थी, वो प्रश्न करना सीख रही थी और चीजों पे प्रश्न उठाना सीख रही थी। तो इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। अब ये तो एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है कि चीज ज्ञान उधर भी सृजन हो रहा था, अब ज्ञान का सृजन हो रहा था और उसको डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मेथोडोलॉजिकल पार्ट आना जरूरी है कि ये जो ज्ञान का सृजन हो रहा था इसका डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं किया गया कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या ये ज्ञान है। अगर आप सीमंतनी उपदेश के लेखों को पढ़िए तो कई बार आपको लगता है कि ये मतलब हम नॉलेज और इमोशन, इसको जो अलग अलग जो बॉडी माइंड ड्युअलिटी को अगर आप उस समय से देखिए तो हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि ज्ञान एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है। तो उसमें जो इस तरह के जो अब इमोशन कैसे नहीं रहेंगे, पहला तो आपने उसको कर दिया कि ये ज्ञान चूंकि एब्स्ट्रैक्ट तरह का ज्ञान नहीं है इसलिए इस पे ही प्रश्न कर दिया। अब दूसरी बात है कि अब इमोशन क्यों नहीं रहेंगे, इस पे भी थोड़ी बातें। तो जो लिख रहा है, जो भी लेखक है, उसके सिंबल्स कहाँ से आएंगे, उसके मेटाफर्स कहाँ से आएंगे, उसके अपने लाइफ वर्ड से आएंगे। और ये लाइफ वर्ड ही जो वो बड़ी दुनिया की स्वीकृति में नहीं था। तो अब वो क्या होता था कि अब अगर इसको थोड़ा सा मैं अगर इसमें कुछ सुबह कोई कह रहा था कि इसमें दलित फेमिनिस्ट का भी वो आना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। ये सेम समस्या दलित महिला लेखकों के साथ भी हुई, इवन पुरुष लेखकों के साथ भी हुई। जो पूरा आपका ये डिस्कोर्स है सिंबल्स का और सौंदर्य उसका एस्थेटिक्स का, तो उसमें भी एक नीरव पटेल है गुजराती कवि, उन्होंने कविता लिखी है गुजराती में। मैं उसका ट्रांसलेशन देख रही थी तो गुजराती मुझे नहीं आती है, तो उसमें उन्होंने दुर्गंध पे कविता लिखी है। और एक हम लोगों ने प्रोग्राम किया था तो उसमें वो आए थे, तो मैंने उनसे जानना चाहा कि आपने कविता का ये, तो उन्होंने कहा कि भाई सुगंध आपके जीवन में सुगंध है, आप सुगंध का सिंबल लेते हैं हमारे जीवन में, हम जिन बस्तियों में रहे हैं, तो ये एक्चुअली आप इसे दुर्गंध देख रहे हैं, हमारे लिए सुगंध ही है। और उन्होंने सचमुच उसको बहुत सुंदर ढंग से लिखा था।
तो अब ये जो तरीका है ये केवल पुरुषों के साथ या स्त्रियों के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे एक वर्ग के साथ हो रहा है जिसको आप मार्जिनल कह सकते हैं। तो अब इसमें जो पूरा इस विमर्श में उनके रूपक उनके जीवन से आ रहे हैं और वो जीवन से जो रूपक आ रहे हैं उसको साहित्य समीक्षा में आप देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ की भी बहुत कम बात होती है, महादेवी जी की बात तो बहुत होती है पर श्रृंखला की कड़ियाँ की बहुत कम होती है। और उसका पठन पाठन करते समय कई बार मतलब जब आप स्त्रीवादी आलोचना की बात करते हैं या स्त्रीवादी लेखन की तभी बात आती है, जब मुख्य धारा की बात करते हैं तो मुझे कभी भी नहीं सुनाई पड़ा कि किसी ने श्रृंखला की कड़ियों की बात की हो, जो कि श्रृंखला की कड़ियों में उस समय महादेवी जी देखिए कितने सशक्त, वो कहती हैं कि मुझे अच्छा वो बिल्कुल किसी पे आरोप नहीं लगाती हैं, मतलब अलग अलग बार अलग अलग ढंग से वो डील करती हैं क्वेश्चंस को। तो वो कहती हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोहे की कितनी मजबूत मशीन है जिसमें चाहे जो परिवर्तन समाज में आए पर ये एक तरह की स्त्रियों को पैदा कर रहा है। मतलब वो पैट्रियार्की इतनी डीप रूटेड है, उस पर बहुत बढ़िया तंज करती हैं। और फिर उसके बाद दूसरा एक वो बहुत मैं छोटे छोटे 2-3 उदाहरण दूंगी। एक जगह वो कहती हैं कि जो स्त्रियों को शामिल करने वाली बात होने लगी कि सारे विमर्शों में भाई किसी भी मीटिंग में किसी भी कॉन्फ्रेंस में विमेन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, तो वो उस पर बहुत अच्छा तंज कसती हैं और कहती हैं कि भाई अगर ये दिखाने के लिए होना है तो आप इसे रहने दें और स्त्रियां भी ऐसी जगह जाने से बचें, अगर उनकी सुनी नहीं जानी उन्हें पता है तो ऐसी जगह वो जाने से बचें। तो ये जो पूरा मतलब वो उस समय शायद उस दुनिया में कम लोग स्त्री के मतलब साहित्यकार के रूप में थे, तो शायद महादेवी जी उस पेन को महसूस कर रही थी और वो अपनी रचनाओं में ला रही थी। तो ये जो पूरा क्राइसिस थी जिसमें कि वैलिडिटी नहीं मिल रही थी, अब ये वैलिडिटी न मिलने का एक दूसरा जो कारण था, क्योंकि मैंने बताया कि मुख्य धारा जो हिंदी में एक साहित्यिक हिंदी का पूरा विकास हुआ है, आप हिंदी वाले ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उसमें जिस तरह की भाषा का विकास हुआ, ये स्त्री लेखिकाएं कई बार उस भाषा को उस शिल्प को नहीं अपना रही थी, तो वहीं से वो बाहर हो जाती थी। मतलब लगता था कि ये तो उस तरह का साहित्य नहीं है। दूसरी मेथोडोलॉजिकल प्रश्न है कि आप लिख क्या रहे हैं। आप तो अपनी बात लिख रही हैं, खुद लिख रही हैं, अपने लिए कह रही हैं और अपने को ही सुना रही हैं। ये एक बड़ी क्राइसिस थी जो बाद में आके स्टैंड पॉइंट थ्योरी ने हल करने की कोशिश की कि भाई अपने अनुभवों को अपने तरह से कहा जाना चाहिए, और नहीं तो अगर हम अपने अनुभवों को आपके फ्रेम में कहेंगे तो एक तरह का रिडक्शन होगा, उस रिडक्शन की मतलब अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ज्ञान के सृजन में, क्योंकि वो एक बड़ा सुपरफिशियल काइंड ऑफ नॉलेज क्रिएट होगा। इस पे एक बड़ी अच्छी किताब है, हम लोग कई बार उसका जिक्र करते हैं, द क्रैक्ड मिरर, जो गोपाल गुरु और सुंदर सरकार का जो सब्जेक्टिविटी डिबेट पे बात हुई है कि अपने अनुभव कौन लिखे, कैसे लिखे, इस पे कैसे बात होनी चाहिए। ये एक बड़ा, तो अब मेथोडोलॉजिकल में एक जो बात अभी लोक की कर रही थी, तो एक तो स्त्रियों का बड़ा ज्ञान की दुनिया लोक में थी और साहित्य और लोक के बीच में एक ऐसी दीवार थी जिसमें बहुत कम, अब लोग कहते हैं ना प्रयोग के तौर पे अब ये सारी बातें होने लगी हैं। स्मिता तिवारी जस्सल की एक बहुत अच्छी किताब है जिसपे उन्होंने पूर्वांचल के श्रम गीतों पे वो किया और उसकी जेंडर एनालिसिस की है, वो बहुत अच्छी किताब है। तो ये प्रयोग अभी रिसेंट कुछ सालों में शुरू हुए हैं। इससे पहले ज्ञान मतलब कम से कम साहित्यिक नॉलेज और ये लोक, इन दोनों की एकदम अलग, दो अलग अलग दुनिया थी। और महिलाओं का जो ज्ञान था वो अधिकतर लोक की दुनिया में था। वो वहाँ, अच्छा लोक की दुनिया में कॉपीराइट नहीं था तो नाम भी नहीं होता था कि ये किसने रचा किसने लिखा। भजन देखिए, शादी के गीत देखिए, जो भी गीत देखिए, यहाँ पे कॉपीराइट था, आप एक आर्टिकल लिखते थे, आपका नाम होता था। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसको पॉलिटिकल विस्मृति अगर न भी कहा जाए तो कुछ ऐसी दुनिया थी जिसमें कि विस्मृति बन रही थी और उनका नाम धीरे धीरे कहीं कहीं मार्जिनल हो रहा था। लेकिन लोक में भी बड़ी पॉलिटिक्स थी। अगर मतलब हम लोग कई बार लोक को
इस प्रश्न से बाहर कर देते हैं और मानते हैं कि लोक की दुनिया बड़ी समानता वाली दुनिया थी। तो वहाँ पे भी आप देखिए, आप अगर उन गानों और उनमें जाइए तो वहाँ पे भी स्त्रियों को स्त्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। हमारे पूरी आप दुनिया में देखिए तो ऐसा नहीं था। तो स्त्रीवादी विमर्श वहाँ भी नहीं था, अभी इधर शुरू हुआ है और अब मतलब इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ है। पर जिसने उसको कहा होगा, पहला जो उसका ऑथर या उसको गाने वाला रहा होगा, ये प्रश्न बहुत कठिन है कि क्या उसका उद्देश्य यही था। मुझे थोड़ी इसमें शंका है। हाँ, एक बात जरूर होती थी कि चूंकि हम लोगों ने एक माइग्रेशन प्रोजेक्ट में ढेर सारे इस तरह के लोग फोक नैरेटिव्स इकट्ठे किए थे, तो मैं देखती थी कि स्त्रियां जब गाने लगती थी तो वो लास्ट वाला जो उनका पैराग्राफ होता था, स्टैंजा, उसमें वो थोड़ा हंसने लगती थी। तो कई बार मुझे आश्चर्य होता था कि ये तीसरे तक तो बड़ा सीरियस चला, जैसे मान लीजिए वो माइग्रेशन के दुख की बात कह रही, और चौथे में हंसने लगी। तो मैं सोचती थी कि, और अधिकतर जगह ये होता था, तो वो चौथा जो होता था वो एक तरह का इंटरपोलेशन होता था, जिसमें वो मेन उससे अलग जाके कुछ अपनी बातें कहती थी, और वो अपनी कहते समय खुद पे ही हंसती रहती थी। आप ये सोचिए, ये हंसना बहुत दुखद था कि वो जब उस गाने में अपनी आवाज उठाती थी तो वो ये हंसती थी कि ये असंभव है। मतलब ये हंसना मीन्स वो हंसना नहीं था, खुशी नहीं थी, एक तरह का दुख था कि ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि वो स्त्रियां, ये आज का जो स्त्री विमर्श और आप जो बातें बता रही थी, देह का विमर्श, इसको तो वो उनकी कल्पना से परे है। तो यहाँ पे भी एक मार्जिनैलिटी क्रिएट हो रही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आलोचना में अगर आ भी रहा है, मतलब जो समीक्षाएं आ रही हैं जो आलोचना में, वो भी अभी मुख्य धारा की रचनाओं की ही आ रही हैं, और ढेर सारी जो अनुभव बेस्ड है। अब यहाँ पे जो एक तीसरी बात है जो मेथोडोलॉजिकली कि जो अनुभव बेस्ड है, एक है जिसमें कि हम किसी के अनुभव को ट्रांसलेट कर रहे हैं, और एक है जो मेरे अपने अनुभव हैं। इन दोनों की दूरी को भी आलोचना के लिए, मतलब आलोचना को ऐसे ही खारिज कर देना कि यहाँ पे कई बार नामवर जी का नाम लिया गया और कई और लोगों का नाम लिया गया। अब ये बड़ी दिक्कत थी कि उस समय उनकी जो ज्ञान मीमांसा की दुनिया में जिस तरह के ज्ञान की वो आलोचना करना चाहते थे, उसमें ये कंसीडर ही नहीं करते थे। ये मेथोडोलॉजिकल क्राइसिस थी। इंटेंशनल कितना था इस पे अभी बात नहीं करें, पर मेथोडोलॉजिकल क्राइसिस थी। उनको लगता था कि इस पे तो बात ही नहीं है, भाई आपका अनुभव है, मैं इनसे मिली और मैंने अपना दुख कह दिया, तो इसमें आलोचना की कहाँ पे बात है। अगर उसको ट्रांसक्राइब करके हम लोगों ने पब्लिश भी कर लिया है तो उसमें कहीं पे भी आलोचना या समीक्षा जैसी उसकी बात नहीं आती है। अब जो इसके बाद एक बड़ा जो स्त्री विमर्श पे जो बात अभी ये कह रही थी, तो मैं भी अपना एक अनुभव सुनाऊं कि वैलिडिटी का क्वेश्चन, जो मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन है कि वैलिडिटी और न्यूट्रलिटी पे इतने प्रश्न हो जाते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं ये सच कह रही हैं। तो मैं एक बॉम्बे में एक सेमिनार में गई थी और बिल्कुल नया नया एकेडमिक्स में कदम रखा था, शायद दूसरा या तीसरा सेमिनार एज अ फैकल्टी था। बड़ा उत्साह था कि कुछ नई बात करने जा रही हूँ। और तो एक बहुत सीनियर लेखक जो दलित पे ही लिखते थे, दलित विषयों पे, तो वो अचानक मिले तो मैं बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या बोलोगी, तो मैंने कहा मैं दलित फेमिनिज्म पे बोलूँगी। तो उन्होंने कहा देखो अभी तुम्हें शुरुआत है, तुमको एक बात समझा दूं, ये दलित फेमिनिज्म कुछ होता नहीं है। ये सब मार्केट में अपनी किताबें बेचने के लिए इस तरह की चीजें लिखती हैं, और इन सारी महिलाओं को मैं जानता हूँ, इनका जीवन बहुत सुखी है। तो अब ये बड़ा प्रश्न मेरे लिए, चूंकि मेरा ये अनुभव नहीं था, तो मैंने उसको फिर अपने ढंग से टटोला। तो उसमें से कुछ बातें थोड़ी सी ये थी कि वो महिलाएं अपनी मतलब फेलो वुमेन की अनुभव लिख रही थी, तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, इसलिए ऐसा उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। पर अब जैसे ही मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन आता है तो फिर होता है कि इसमें वैलिडिटी कहाँ है, सच आप कह रहे हैं कि नहीं। अगर आप सच कह रहे हैं तो इसको कौन प्रूव करेगा। नैरेटिव्स के साथ जो पूरी दिक्कत होती है, हम लोग तो सोशल साइंस की दुनिया के लोग हैं, जानते हो, आज आपने मुझे कुछ बताया है और कल मेरा
मेरा लिखा हुआ पढ़ के आपसे दूसरा बंदा पूछने गया और आपने एकदम नई कहानी बता दी, वो मेरे ऊपर प्रश्न करेगा कि भाई ये अब आलोचना क्या हो रहा है ना, वो टेक्स्ट की होती है। ये तो अभी बड़ी प्रवाहमान चीज है जिसमें रोज अपने रंग बदल रहा है, रोज अपने कलेवर बदल रहा है। अब ये रंग और कलेवर बदलने के पीछे पूरी एक सोशल पॉलिटिक्स है, पूरी एक सामाजिक मतलब कहते हैं ना पावर डायनामिक्स काम करती है, जिसमें अलग अलग ढंग से कभी सारे लोग स्त्री विमर्श पे बात करने लगते हैं, कभी ट्राइबल विमर्श पे बात करने लगते हैं, कभी दलित विमर्श पे। तो ये जो सोशल डायनामिक्स हैं, इनमें सच में वैलिडिटी का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अगर मैं अभी है ना 10 मिनट, अगर मैं समय को लेके बहुत सतर्क रहती हूँ, मुझे लगता है कि समय एक जो अब इसमें जो बात मैं कह रही थी कि वैलिडिटी का क्वेश्चन, उसमें जो एक बहुत ही बात ये है, मैंने कुछ महसूस किया, इसकी वैलिडिटी कौन कैसे प्रूव होगी? कोई ऐसी स्केल अभी डेवलप नहीं हुई है किसी भी एकेडमिक्स में कि आप टेस्ट करिए। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है जैसे कि हमारे जब जेंडर उसमें रूपरेखा जी कई बार ये बात कहती हैं, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, कि देखो ये जो पितृसत्ता की बात हम लोग करते हैं, ये ऐसा नहीं हुआ होगा कि सारे पुरुष एक दिन बैठे होंगे और कानाफूसी किए होंगे कि चलो औरतों को दबा लिया जाए। ये धीरे धीरे अपने ढंग से अलग अलग ढंग से डेवलप हुई है, लेकिन उसमें एक काम बराबर हुआ है, जो अगर फूको कहते हैं कि जहाँ पे भी पावर है वहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस भी हमेशा रही। आप मीराबाई, अक्का महादेवी सबका देखिए, तो रेजिस्टेंस हमेशा रही है। रेजिस्टेंस बस रजिस्टर नहीं हुई है। तो हम लोग ये जो बार बार कहते हैं ना कि विमर्श था नहीं, या स्त्री इस मुद्दों पे बात नहीं हुई, या मार्जिनल रहे, इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि उस पर काम भले कम हुआ हो, लेकिन वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। इवन ओरल मेमोरी में ढेर सारे नैरेटिव्स हैं। अब कभी विमेन उनकी जो पार्टीशिप किताब है, मैं भी नाम भूल रही हूँ, उर्वशी बेटालिया के द अदर साइड ऑफ साइलेंस। अब देखिए मेमोरी पे ढेर सारे अच्छे काम हो रहे हैं। अब इसकी वैलिडिटी पे अगर प्रश्न किया जाएगा, अब थोड़ा सा आलोचना पे आ जाते हैं, अगर इसकी वैलिडिटी पे प्रश्न किया जाएगा तो आप ये जानिए कि आप एक दुनिया के अनुभवों को नहीं समझ पाएंगे। तो या तो आप ये मान लीजिए कि आपका ज्ञान जो है वो उस मार्जिनल सेक्शन के ज्ञान से संवाद नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने ज्ञान को इतने हाई पेडेस्टल पे बिठा दिया है कि वो उससे संवाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सिंबल्स अलग हैं, उसकी रेजिस्टेंस अलग है। आप रेजिस्टेंस ये जो है आंदोलनों को कहते हैं, जो ये बड़े बड़े मंचों पे प्रोग्राम्स होते हैं, इनको कहते हैं रेजिस्टेंस। वो भी है जो एक औरत नमक ज्यादा कर देती है खाने में और खुश हो जाती है कि आज लोगों को, वो भी रेजिस्टेंस है। मतलब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिडन रेजिस्टेंस। तो आप उनको नकार देते हैं और उसके बाद फिर आप ये बात करते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है आलोचना से पहले जो एक साहित्यिक संवाद पे प्रश्न होना चाहिए कि वो जो एक मतलब मेन स्ट्रीम साहित्य की दुनिया, हिंदी साहित्य की दुनिया है, जिसमें बड़ी परिष्कृत भाषा, बड़े परिष्कृत सिंबल, जिनको हम लोग देख के बिल्कुल चकित होते हैं, बहुत फैसिनेटिंग होते हैं वो शब्द, जिनको हम लोग कई बार पढ़ते हैं, डायरी में नोट कर लेते हैं। और एक ये दुनिया जो एवरीडे लाइफ की दुनिया है, जिसमें सिंबल आटा गूंथना हो सकता है, जिसमें वो अपने पेन को बताती है, वो अपनी पीड़ा को इन सिंबल्स से बताती है। तो इन दोनों में इंटरैक्शन हो सकता है कि नहीं? और अगर इंटरैक्शन नहीं हो सकता, अगर इतनी लंबी दूरी है, तो दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इसको, जो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक कहती हैं सबऑल्टर्न कैन नॉट स्पीक, तो वो वाला प्रश्न है कि क्या इनको उस फ्रेम में अपने को कहते हैं ना सुपरफिशियली उन सिंबल्स को कोऑप्ट करना पड़ेगा कि हमारी बात कोई सुने। मुझे अपनी बात यहाँ कहने के लिए ये जितने फ्रेम्स लाने पड़ रहे हैं, ये कहते हैं ना कि एक तरह के वैलिडेट करने की जो आपके अंदर कोशिश होती है,
इसमें क्या वो नॉलेज रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है जो भी आज बहुत सुबह से बहुत अच्छे सत्र थे, मैं सचमुच मेरे लिए बहुत लर्निंग थी। तो वो जो लोग अपनी बातें अपने ढंग से कह रहे हैं या कह चुके हैं, उनको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे, ये मुझे लगता है सबसे कठिन प्रश्न है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कितनी भी सतर्कता बरतते हैं, हम ढेर सारे लोग, ढेर सारे इस तरह का, जिसको अभी तो लुगदी साहित्य भी कहा जाने लगा है, और ढेर सारे लोग जो ये उपन्यास, अनुभव, उस समय तो ढेर सारे पत्र, डायरीज, मेमोयर्स, ये सारी जो चीजें हैं। अभी मुझे एक स्कॉलर बता रही थी कि एक औरत के पास एक पूरे बॉक्स, उमा चक्रवर्ती, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, तो वो बता रही थी कि एक लेडी के पास एक बक्से में, उस बक्से को कभी खोलती नहीं थी, और जब हुआ कि इसमें क्या है, तो उसमें उसने अपने यंग एज में जो लाइब्रेरीज अटेंड की थी और जो किताबें इशू कराई थी, वो कार्ड की कॉपी थी। तो अब इनको आप कैसे समझेंगे? वो स्त्री जो एस्पायर कर रही थी उस समय, जिस तरह से वो दुनिया का साहित्य पढ़ के उससे कम्युनिकेट कर रही थी, क्या हमने अभी ऐसा कोई टूल डेवलप किया है कि हम उसको समझ सकें? आलोचना तो अभी बहुत दूर की चीज है। तो मुझे लगता है कि अभी तो केवल इसको कहते हैं ना कि आने देना चाहिए अपने मूल रूप में। अभी आलोचना में जाना थोड़ी जल्दी होगी, और एक बार जब ये आ जाएगा, ये भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, हमारी भाषा का हिस्सा बन जाएगा, उसके बाद इधर ये भी डेवलप, तो ये एक लंबी यात्रा है, और हम लोग को इसको बहुत ही कहते हैं ना, इसको अपने स्वाभाविक रूप में, इसको अपने मिट्टी पानी में फलने फूलने देना चाहिए। इसको अगर हमने थोड़ा भी जल्दी की कि इसको यहाँ से निकाल के कहीं और प्लांट कर दिया जाए, तो वो जो कहते हैं उसकी आत्मा वो मर जाएगी। और हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चूंकि स्त्री विमर्श की बात चल रही है, तो उन अनुभवों, उन एस्पिरेशंस, उन सपनों को जो सुल्ताना ड्रीम में देखे थे रुकैया, उनको बचाए रखना। तो मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता उनको बचाए रखना होना चाहिए, और उसको समझते रहें अपने ढंग से, और उसको आलोचना तो मुझे लगता है दूर की कौड़ी है। मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने समाज विज्ञानी की तरह से स्त्री विमर्श को बताने की कोशिश की, और अंत में एक निष्कर्ष भी आप देकर के गई। अब इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी सर हमारे बीच में है, अब हम उन्हें सुनेंगे। स्त्री आलोचना के पक्ष में देखें तो पश्चिम की स्त्रीवादी आलोचना के सिद्धांतों की जो विवेचना है वो प्रोफेसर जगदीश सर ने की है। ये कोलकाता विश्वविद्यालय में पूर्व विभागाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। स्त्री साहित्य, उत्तर आधुनिकता एवं जनसंचार माध्यमों पर आपका काम है। आपने बहुत सारी किताबें संपादित की हैं। साहित्यिक परिचय बहुत ज़रूरी नहीं है, सर को सुनना ज़रूरी है। तो मैं बिना किसी देरी के सर को आमंत्रित करती हूँ। हम सब लोग सर को सुनें। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं असल में मैं प्रतिभागी नहीं था, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ। सुधा को यहाँ आना था और ये मेरा प्रिय विषय है। मैं असल में स्त्रियों को सुनना चाहता था। मेरे जीवन में स्त्री साहित्य पर और स्त्री आलोचना पर एक पहली और आखिरी सेमिनार है। नहीं, उसका रीजन है, मैं अपनी सीमा में जानता हूं। वो ये कि एक दो बातें मैं अपने एक्सपीरियंस की कहूंगा पहले, फिर जो यहाँ बहुत सारे प्रश्न आए, मैं दिन भर सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत प्रोवोकेटिव भी था वो, और वो शिक्षाप्रद भी था। और ये जितने भी लोग बोली हैं वो बहुत ही सीखने वाली बातें इनमें हैं। 92-93 की बात है ये। मैं लेक्चरर था
तो मैंने ये तय किया कि मैं स्त्री साहित्य पे काम करूंगा, लेकिन मैं जानता नहीं था। तो मेरे लिए तो जैसे आप लोगों के लिए होता है कि कोई समस्या होती है तो अपने शिक्षक के पास दौड़ के जाते हैं, तो मैंने अपने पहले जो शिक्षक थे उनसे मैंने संपर्क किया डॉक्टर नंबर से कि सर मुझे बात करनी है आपसे। मैंने अपने लिए 8 लोगों की एक लिस्ट बनाई, उसमें 4 पुरुष और 4 उस समय धीरे धीरे जो स्थापित हो रही थी वो प्रसिद्ध लेखिकाएं। और ये जानने के लिए मैंने इंटरव्यू किए कि वे स्त्री साहित्य के बारे में क्या जानते हैं, स्त्रियों के नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, स्त्रियां कैसे लिखती हैं, मैं नहीं जानता था। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैंने चंद्रवली सिंह जी से लंबा इंटरव्यू किया, मैंने शिव कुमार मिस्त्री जी से 2 घंटे का इंटरव्यू किया, नामवर्धन सिंह से 2 घंटे का इंटरव्यू किया, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह से 2 घंटे का इंटरव्यू किया। और मैं बड़ा दुखी इस बात से कि कोई भी मुझे 10 औरतों के नाम नहीं बता पाया। वो कैसेट मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं। मैं गया था इसलिए कि मुझे नाम पता चल जाए तो मैं लाइब्रेरी जाना शुरू कर दूंगा। शॉकिंग था मेरे लिए, और उसने मेरे लिए ये चुनौती दी कि मैं इस पे काम करूं। मैंने मैत्रेयी पुष्पा का लंबा इंटरव्यू किया, मृदुला गर्ग का लंबा इंटरव्यू किया, और 2 लोगों का इंटरव्यू किया। मैं बोल नहीं रहा हूं अभी आपसे, मेरे पास कैसेट हैं आज भी सुरक्षित। और वो मेरे लिए शॉकिंग स्टेज थी मेरे लिए कि मैं छात्र आंदोलन से निकल के आया था और मैं स्त्री आंदोलन का प्रशंसक रहा हूं और समर्थक रहा हूं। और जब मैंने काम शुरू किया तो मैं नेशनल लाइब्रेरी में बिना ये सोच के घुस गया कि जो भी स्त्री मिलेगी मैं उसे पढ़ता जाऊंगा, और मेरा काम बढ़ता चला गया और मैं पढ़ता गया। और अल्टीमेटली मेरे पास एक पुस्तक थी जो बाजार में है, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श के नाम से। मैं स्त्री आलोचना, स्त्री विमर्श में आउटसाइडर हूं। असल दखल और हक उन्हीं का है जो यहां बैठी हैं। मैं इनसे अच्छा जानता हूं, लेकिन मैं इनकी जैसी अनुभूति मेरे पास नहीं है। स्त्री साहित्य की, स्त्री आलोचना की पहली शर्त है स्त्री अनुभूति का होना। स्त्री पर लिख सकते हैं आप, दावे के साथ लिख सकते हैं आप, लेकिन स्त्री अनुभूति को आप महसूस नहीं कर सकते। स्त्री और पुरुष का संसार अनेक चीजों में एक जैसा दिखता है, लेकिन वो एक जैसा होता नहीं है। जानते हैं स्त्री की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? यह नहीं कि ये बहुत सुंदर है। स्त्री की सबसे खूबसूरत चीज है कि स्त्री जब भी आपके सामने दाखिल होती है, विषय के तौर पर, लेखिका के तौर पर, मंच पर जब भी दाखिल होती है, वो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसी नहीं रहने देती, वो डिसरप्ट करती है, वो यथास्थिति को अस्त-व्यस्त करती है, और यही उसकी ताकत है। हम इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ये औरत करती क्या है। हमको लगता है वो खाना बनाती है, बच्चे पैदा करती है, वो सेक्स करती है, वो कपड़े पहनती है, वो सस्ती है, वो आंदोलन करती है। ये सब बाह्य क्रियाएं हैं। इसलिए जब आप स्त्री आलोचना में दाखिल होंगे और स्त्री साहित्य पर दाखिल होंगे तो ये एकदम रपटन भरी सड़क है। आप जितनी बार खड़े होंगे उतनी बार रपट के गिरेंगे। आप सतर्क खड़े हो ही नहीं सकते। और ये ताकत किसकी है जो आपको बार बार रपटने के लिए मजबूर करती है? स्त्री की। मैं उन तमाम लोगों से विनम्रता से असहमत हूं जो ये कहते हैं कि ये औरत अज्ञानी है।
मैंने अपनी किताब में भी लिखा था। वेदों की ऋचाएं औरतें लिखें तब भी ये अज्ञानी। कमाल। बृहस्पति की पत्नी हो तब भी ये अज्ञानी, कालिदास की पत्नी हो तब भी अज्ञानी, और तुलसी की पत्नी हो तब भी अज्ञानी। और ये सारी औरतें शिक्षित थी। नहीं, जब हम स्त्री आलोचना पर बात करें तो यह चीज ध्यान रखें कि यह बहुत बुनियादी प्रश्न है, स्त्री का दर्शन क्या है। क्योंकि बौद्ध दर्शन के पास में, बौद्ध धर्म के पास में एक दार्शनिक परंपरा है, इस्लाम के पास में एक दार्शनिक परंपरा है, हिंदू धर्म के पास में भी एक दार्शनिक परंपरा है। लेकिन स्त्रियों की दार्शनिक परंपरा कौन सी है? एकमात्र शक्ति संप्रदाय में दार्शनिक परंपरा है स्त्रियों की, और वो हिंदुस्तान में है। मैं बचपन से पढ़ के बड़ा हुआ हूं इसको। लुइस इरिगिरी और हेलेनी सिक्साउस ने तो अब जाना है कि फ्रेंच में कि एकमात्र सारे दुनिया के धर्म और दर्शनों में एकमात्र शक्ति संप्रदाय में दार्शनिक परंपरा है। हम तो बचपन से पढ़ के बड़े हुए हैं। महात्रिपुर सुंदरी, मैं तो गर्व से कहता हूं, फेसबुक पर लिखता भी हूं कि मैं तो शक्ति का उपासक हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं फेमिनिस्ट भी हूं, मुझे कोई शर्म नहीं। मैंने पिछले दिनों नवरात्रि में मथुरा में था, तो मैंने जानबूझ के एक पुस्तक है त्रिपुरा रहस्य के नाम से, मैंने उस पर 4 एपिसोड किए, ये बताने के लिए कि हमारे यहां किस तरह की दार्शनिक थिंकिंग है औरत के बारे में। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की स्त्रियां और हिंदुस्तान के स्त्रियों की परंपरा विचारवान स्त्रियों की परंपरा रही है। दिक्कत यह है कि हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि ये विदुषी है। होंगी प्रोफेसर, विद्वान तो मैं हूं, ये तो हकलाती हैं बोलते हुए। 2006 में आके नामवर जी ने पहली बार किसी स्त्री पर लिखा और बोला। सारी उम्र गुजर गई उनकी, सारी उम्र उपहास करते रहे। और ये नामवर सिंह की बात नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने वह महिला उसके यहां वो सुबह शाम लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब करते थे। उसका कहानी संकलन उन्होंने संपादित करके प्रकाशित किया। और जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की बात आई तो उसके लिए 2 पंक्तियां नहीं थी उसमें। मेरे लिए चिंता की चीज है ये जो मेरा जो पुरुषत्व है ना, ये मेरा जो अहंकार है कि ज्ञानी तो मैं हूं और ये औरतें ज्ञानी नहीं होती, ये सारी समस्या की जड़ है। हम में से अधिकतर लोग जानने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं होते। आप मेरे कहने से कभी मेरे साथ किसी भी मंदिर पर चलिए, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के किसी भी मंदिर पर चलिए, और मैं जैसे कहूं आप वैसे चुपचाप सिर्फ औरत की सुनिए। आपको बिलखती हुई औरतें मिलेंगी। वे औरतें मिलेंगी जिनके पास में कभी शिक्षा नहीं पहुंची है, लेकिन वो लॉजिक की बातें करती हैं। मैं ऐसी हजारों स्त्रियों को देख के बड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरे मंदिर हैं, मैं मंदिर पर बैठता हूं। मैंने कभी से छुपाया नहीं। मैं जेएनयू में पढ़ता था, जब छात्र राजनीति करता था तब भी मैं इसे नहीं छिपाता था, क्योंकि वह मेरे लिए स्त्रियों के साथ में इंटरेक्शन की बहुत बड़ी जगह है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। भगवान को मानूं या ना मानूं ये सेकेंडरी है। कम से कम जो साक्षात मनुष्य आता है उसे तो जानने की कोशिश करूं कि इसके मन में क्या है। मैं जो चीज साफ कहना चाहता हूं वो ये कि स्त्री के पास में ज्ञान होता है और उसे वो आर्टिकुलेट करना भी जानती है। उसकी डिग्रियां ना देखें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि स्त्री जो बोलती है वो सब आलोचना होती है।
मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, आलोचना एक अलग जेनर है, बातचीत एक अलग जेनर है। जब हम कहते हैं स्त्री आलोचना, तो इसका मतलब यह कि आलोचना का मतलब वह गद्य जो मुझे मूल्य बोध दे। आलोचना का अर्थ है मूल्य की सृष्टि करना। लिखी हुई हर चीज आलोचना नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा ये हिंदी जगत में जो चलता रहा है एक दो बातें उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि सब दिन भर से बैठे हुए हैं और सब थके हुए हैं। उद्घाटन सत्र में अध्यक्षा महोदय ने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। उन्होंने मेरी बात छीन ली है। जब मैंने ये जो स्त्री साहित्य विमर्श नाम की पुस्तक लिखी, तो मेरे सामने पहली समस्या ये थी कि आखिर ये पुरुष लेखक, इनके पास ज्ञान आया कहां से? ये इतने अक्लमंद नहीं होते, पुरुष इतने अक्लमंद नहीं होते। ये लड़कियां जितनी बैठी हैं ना, वो ज्यादा अक्लमंद हैं लड़कों की तुलना में, बहुत साफ कह रहा हूं। मेरी बात पर अगर विश्वास ना हो तो आप एक छोटी सी बात से मैं समझाना चाहता हूं, इसे ताकत बताना चाहता हूं लड़की की। अगर कोई लड़की किसी लड़के से कह दे कि आई लव यू, जानते हो उस लड़के को 6 महीने तक नींद नहीं आएगी। और अगर वो ये कह दे कि आई हेट यू, जानते हैं डीप डिप्रेशन में चला जाएगा, वो महीनों लगेंगे उसे निकलने। ये है ताकत उसकी। कहां मिलेगी ये स्त्री? मुझे कहां मिलेगी? स्त्री शरीर में नहीं होती, स्त्री अनुभूति में होती है। दिक्कत यह हुई है कि हमने उसे हाड़ मांस का पुतला बना दिया, जो श्रृंगार साहित्य और श्रृंगार रस पर जो 18 वर्ष की परंपरा रची गई और लिखी गई, जो हमारी नसों में बैठी हुई है, उसने एक आर्टिफिशियल कृत्रिम स्त्री हमारे जहन में उतारी और एक आर्टिफिशियल इमेज उसकी उतारी। असली स्त्री तो हमने देखी ही नहीं। असली स्त्री जब देख लेंगे ना आप, तो आप किताब की औरत भूल जाएंगे। स्त्री आलोचना की और स्त्रीवाद की केंद्रीय विशेषता है कि वह स्त्री के यथार्थ पर नजर रखती है। फेमिनिज्म का मतलब यह नहीं है कि जो पहले अगर इतना ही सरल था समाज, तो फेमिनिज्म पहले आ जाता। भारत में मध्यकाल में नहीं आया। क्यों? क्योंकि यथार्थ में जो स्त्री है उसे देखने में मीरा भी असमर्थ रही। बाकी भक्ति के कभी भी असमर्थ रहे। और जिन औरतों से यह भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, कबीर से शुरू नहीं हुआ। उमा और पार्वती दो पहली बड़ी लेखिकाएं थी जिन्होंने भक्ति आंदोलन की नींव रखी। उनकी कविताओं की चर्चा संयोग से, ये मैं नहीं करता, कोई और कर सकता, मुझे मौका मिल गया तो मैंने लिख दिया। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक नाटक की, आधुनिक काल की, आधुनिक साहित्य की शुरुआत हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते रहे। क्या सचमुच में भारतेंदु से नाटकों की परंपरा की शुरुआत हुई? जी नहीं। राजस्थान में 19वीं शताब्दी में भारतेंदु के जन्म के पहले राजस्थान की रानियां नाटक लिखती थीं, जिसे हम लोग स्त्री रंगमंच के नाम से जानते हैं। उसमें अभिनय स्त्री करती थी, स्क्रिप्ट स्त्री लिखती थी, सारे काम स्त्री करती थी, ऑडियंस भी स्त्री होती थी। सिर्फ एक पुरुष के नाम पर राजा ऑडियंस होता था उसमें। और ये एक कंप्लीट रंगमंच था जो कि राजस्थान में प्रचलन में था। इसकी स्क्रिप्ट अभी भी होंगी कहीं किसी राजा की अलमारी में।
सुधा सिंह ने जो सुबह जिस ज्योतिर्मय देवी का नाम लिया था, उस ज्योतिर्मय देवी ने अपने संस्मरणों में, क्योंकि उनके पति जोधपुर में किसी दरबार में मुंशी थे, उन्होंने उस स्त्री रंगमंच को अपने समय में देखा था और उसके बारे में लिखा था पहली बार। और जिस समय का वो वर्णन करती हैं वो समय भारतेंदु के उद्भव और विकास के पहले का समय है। तो हमें तो मालूम ही नहीं है कि स्त्री रंगमंच से आधुनिक हिंदी रंगमंच की शुरुआत होती है, स्त्री की कविता से कबीर की कविता की शुरुआत होती है। हम तो इसे पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे पढ़ाएंगे तो सारा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। जो हमने ढांचा बनाया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो शुक्ल जी ने हमें दिया है, वो सारा ढांचा एकदम धराशायी हो जाएगा। एक और चीज, और बहुत ही जरूरी चीज, स्त्रियां जो भी लिखती हैं, जैसा भी लिखती हैं, कच्चा पक्का, रद्दी, बढ़िया, सुनहरा, सब कुछ प्रकाशित होना चाहिए, दोबारा प्रकाशित होना चाहिए। सोचना चाहिए हमें, जैनियों के यहां जैन स्त्रियों का लेखन सुरक्षित है, बौद्धों के यहां बौद्ध स्त्रियों का लेखन सुरक्षित है। ये जो हिंदू समाज और हिंदू धर्म है, इसमें हिंदू स्त्रियों का लेखन सुरक्षित नहीं रहा। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम सामने लाएं। कहां गई वो औरतें, कहां गया उनका लेखन? मैं जब ये अपना काम कर रहा था तो मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि जिस राजस्थान में आज भी साक्षरता स्त्रियों में नहीं है, उस राजस्थान में मध्यकाल में तकरीबन 150 से अधिक औरतें कविताएं लिख रही थी। आप सोच सकते हैं, आप सिर्फ एक मीरा को जानते हैं और अधिक से अधिक 2-4 रानियों को जानते हैं। ये बात मैं क्यों रिपीट करके कह रहा हूं कि स्त्रियों को जानबूझ के हमने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को, उनकी स्क्रिप्ट को हमने जानबूझ को के नष्ट होने दिया है, उसे बचाया नहीं है। वे स्त्रियां बच गई जो जैनियों के यहां थी, उनका लेखन मिल जाता है, बौद्धों के यहां थी, उनका लेखन मिल जाता है, लेकिन जो हमारे यहां थी उनका लेखन नहीं मिलता, क्योंकि हमने कभी स्त्रियों के लेखन को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम नहीं किया। तो स्त्री साहित्य की और स्त्री आलोचना के विकास की पहली शर्त है कि स्त्रियों ने जो कुछ भी लिखा है, ABCD, सब कुछ सहेजा जाना चाहिए। दूसरी चीज वो ये कि स्त्री पर जब हम बात करें तो और वो भी स्त्रीवादी दृष्टिकोण से बात करें, स्त्री 1930 में और 1900 में नहीं रहती, स्त्री मध्यकाल में भी नहीं रहती, स्त्री सामने रहती है। स्त्री का दृष्टिकोण वर्तमान से शुरू होता है और वर्तमान पर बात की जानी चाहिए। स्त्री साहित्य पर जब भी बात की जाए, स्त्री आलोचना पर जब भी बात की जाए, तो वर्तमान के परिदृश्य पर बात की जानी चाहिए। हमारी दिक्कत यह हो गई कि हमने वर्तमान को हाथ लगाने से एकदम हम कांपते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है। स्त्री कहां है? स्त्री का साहित्य कहां है? स्त्री की आलोचना कहां है? वर्तमान में है। आप जरा देखिए, आप ये देखिए कि स्त्री का जो सामाजिक परिवेश है वर्तमान में वो कैसा है। आज सबसे कहा जा रहा है, स्त्री से कहा जा रहा है, स्त्री साहित्य से कहा जा रहा है, सबसे कहा जा रहा है आप सहमति के मॉडल में कन्वर्ट करिए अपने को। और स्त्री बाय नेचर, ये तो वहां से वो प्रतिरोध करते हुए निकल के आई थी, वो डिस्टर्ब करते हुए निकल के आई थी, और अब वो फिर उसे कन्वर्ट कर किया जा रहा है, सहमति के मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक स्त्री जब कहानी लिखती है या कविता लिखती है या कोई भी संस्मरण लिखती है या लव लेटर लिखती है या व्हाट्सएप मैसेज करती है, तो जिसके पास मैसेज जाता है वो, फिर मैं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, वो जैसा है वैसा नहीं रहता। स्त्री को अगर हम स्पेस देंगे, स्त्री की बात सुनेंगे, तो स्त्री यथार्थ को बदलने में हमारी मदद करेगी। अब एक अपनी समस्या, जो हम एकेडमिक्स के लोग हैं,
मैंने जब एक काम शुरू किया तो मेरा बड़ा उपहास कर रहे थे मेरे दोस्त जो मेरे डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, ये कोई क्या, ये स्त्री लेखन, क्या स्त्री आलोचना, ये क्या चीज है, ये क्या आप और रोज खिल्ली उड़ाई जाती थी। स्त्री पर लिखना या वो दलित पर भी लेखन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार दलित लिख रहे हैं। नामवर सिंह जैसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दलित पहले भी लिखते रहे हैं। दिक्कत दूसरी है, दिक्कत यह कि ये जो आलोचना है, जेनर, इसमें मैं इनको दाखिल नहीं होने दूंगा। ये मेरी जगह है। फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट, इसमें मैं इनको दाखिल नहीं होने दूंगा, ये मेरी जगह है। दलित नहीं आ सकता इसमें, स्त्री नहीं आ सकती इसमें, नहीं, इसमें दलित भी आएंगे, स्त्री भी आएंगी, इसमें और भी कोई आ सकता है जिसको कि हम बिल्कुल नहीं जानते, कोई भी इसमें आ सकता है। क्यों? स्त्री कहां मिलेगी मुझे, कैसे मिलेगी मुझे? पर्दे में मिलेगी? नहीं। स्त्री के उद्घाटन के लिए, स्त्री को अर्जित करने के लिए और स्त्री को स्वयं अपना स्पेस अर्जित करने के लिए डेमोक्रेसी चाहिए। पहले जो सत्रों में जो चर्चा हो रही थी, उद्घाटन सत्र, सेकंड सत्र में, उसमें जो चीज थी जिस पर कि आपका मैं ध्यान, जो कहा गया है मैं उस पर ध्यान नहीं खींच रहा हूं आपका, क्योंकि जो लोग बोले बहुत ही शानदार ढंग से बोले। वे सारी औरतें किसी न किसी रूप में आधुनिक दृष्टिकोण और फ्रीडम मूवमेंट, इन दो चीजों से इंटीग्रेट करके चल रही थी। दुर्भाग्य की बात है यह कि पिछले 75 वर्ष में जिन महिला लेखिकाओं ने लिखा है, उनमें से अधिकतर लेखिकाएं अपने को स्त्री आंदोलन से रिलेट करके नहीं देखती और डेमोक्रेटिक मूवमेंट से रिलेट करके नहीं देखती, और यही वजह है कि उनके साहित्य का इंपैक्ट मिनिमम है। मैं लिस्ट, आप उनके इंटरव्यू उठाइए, उनके निबंध उठाइए, आप सब प्रिंटेड अवेलेबल हैं हर प्रतिष्ठित बड़ी लेखिका की। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए नहीं कि वो किसी स्त्री ने निबंध लिख दिए, उसके साथ में 47 के पहले का जो विषमतापूर्ण समाज है स्त्री और पुरुष के बीच का, उस विषमता का जो कॉन्सेप्ट है उसका उद्घाटन है। 47 में हम जब फ्रीडम हमें मिली तो हम एक नए पैराडाइम में दाखिल होते हैं जो कि समानता का पैराडाइम है। अब हर चीज समानता के दृष्टिकोण से देखी जाती है। एक अन्य चीज जो कि स्त्रियों को पढ़ते समय जो वो लिख रही हैं, ये जो सुबह जो बोल रही थी, इनकी क्या चीज अच्छी थी? नैरेटिव, वो तो ठीक है, सही कॉन्सेप्ट में सोचना। वो चाहे वो सीमंत, वो जो जिसका इन्होंने वो चारू सिंह ने जिसका जिक्र किया, जिस लेखिका का, वो शानदार ढंग से कॉन्सेप्ट में बातें करना। हमने तो अभी ये डेवलप ही नहीं किया है, हमारे पास में तो ये क्षमता ही विकसित नहीं हुई कि हम अवधारणाओं में सोचें और अवधारणाओं में बोले। हिंदी की एकमात्र लेखिका है वो है कृष्णा सोबती, जो अपनी बात कॉन्सेप्ट में कहती है और सही कॉन्सेप्ट में कहती है। बाकी किसी भी लेखिका के पास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे बस बोलना है, उसे बताना है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो गद्य लिखना है वो गद्य लिखेगी, पद्य लिखना है पद्य लिखेगी। वो कॉन्सेप्ट में नहीं सोचती। एकमात्र सुसंगत ढंग से अवधारणाओं में सोचने वाली एकमात्र बड़ी लेखिका है वो। और आखिरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, जिन लेखिकाओं का जिक्र ये कर चुके हैं फ्रीडम मूवमेंट के संदर्भ में, और लेखिकाएं तो आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं लेखक। तो सवाल यह फर्क क्या है? क्या महादेवी वर्मा की परंपरा में आ जाएंगे? नहीं आएंगे।
महादेवी वर्मा की और कृष्णा सोपती की परंपरा में आने के लिए लेखक नहीं, लेखक नागरिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम नागरिक का बोध तो पैदा ही नहीं करना चाहता हमारा लेखक और लेख का, तो वो एंजॉय कैसे करेगा? वो सेल्फ को, अपने को अर्जित कैसे करेगा? अपने को अर्जित करना, अपने को व्यक्त करना, और जो धुरी है उसकी, जिसे बड़े अच्छे से कहती हैं ये लड़कियां आपस में, कोई बात पूछो तो इनसे, मेरा मन है, मेरा मन है, जब तक बैठूंगी मेरा मन है चली जाऊंगी। कहां से संचालित हो रही है औरत? कौन सी चीज है इसकी ड्राइविंग फोर्स? नवजागरण ने कौन सी चीज मुझे दी जो कि मैं व्यक्त करूं? वह है मेरी इच्छा। स्व की पहचान और स्व को व्यक्त करने की इच्छा। मेरी जो इच्छा होगी वो मैं करूंगी। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत ही ताकतवर फीलिंग है। संयोग देखिए कि अब एक संदर्भ बदल गया है। ये जितनी भी बातें हुई वो बातें थी प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ की, और अब नया संदर्भ क्या है? ये कंप्यूटर का और इंटरनेट का संदर्भ। आज के डेट में जो भी स्त्री विमर्श होगा, वो स्त्री विमर्श प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो धारणाएं बनाई गई थी उससे आगे का विमर्श होगा। वहां जाके आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वहां लिंग थे, वहां स्त्रीलिंग था, पुल्लिंग था, ये चीजें थी, लेकिन अब इंटरनेट का कोई लिंग नहीं होता। इंटरनेट के कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो घट रही है, जिस पर कि हमारे अधिकतर लेखक ध्यान नहीं दे रहे अभी। आज पहले ये था कि अगर एक लड़की कहीं छोटे शहरों की बता रहा हूं, महानगरों में थोड़ा सा कम था, किसी लड़के से बात करती, पता चल जाए घर में किसी को कि वो लड़के से बात कर रही, तो घर में बड़ी ठुकाई होती थी लड़की की। आज स्थिति यह है कि हर लड़की के पास मोबाइल, और मोबाइल में 10-20 लड़कों के नंबर है। अच्छा, वो नक्शे के साथ में उसके क्लासमेट फोन करते हैं और वो घर में ही लोगों के सामने बात करती है नक्शे के साथ। ये जो बाउंड्री थी उसकी, जहां ये लड़का अनटचेबल था, उससे बात करना भी मुश्किल था उसके लिए, ये बाउंड्री कोलैप्स कर चुकी है। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे विमर्श यहां से तय होंगे कि इंटरनेट का संदर्भ क्या है और कंप्यूटर का संदर्भ क्या है। प्रिंट टेक्नोलॉजी से तय नहीं होंगे। और इसने आपकी सोशल साइंस की, ह्यूमैनिटीज की, लिटरेचर की सभी धारणाओं को प्रभावित किया है और रूपांतरित किया है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक चीज चाहिए, मुझे एक ऐसा परिवेश चाहिए जिस परिवेश में ये लड़की बिना किसी बाधा के अपने घर से निकल के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैफेटेरिया जा सके। मेरी मुसीबत जानते हैं क्या है? मैं इलाहाबाद पहली बार आया हूं, तो मुझे इलाहाबाद की नहीं मालूम। जहां मैं गया हूं मैंने देखा है 75 वर्ष हो गए डेमोक्रेसी को डेवलप हुए। अभी महानगरों में स्त्रियों के लिए स्वतंत्र कैफेटेरिया नहीं बना पाए, जहां लड़कियां जाएं और ठाके मार के हंसें और जो इच्छा हो बोलें और करें। स्वतंत्र स्पेस नहीं है लड़कियों के लिए अभी भी। यह दिक्कत है। अभी हमें बहुत चलना है। मुझे लड़कियों के लिए स्वतंत्र स्पेस चाहिए, जहां लड़कियां अपने मन से जो इच्छा हो कर सकें, जैसे इच्छा हो खा सकें, बोल सकें, बैठ सकें, और वहां लड़के ना हो। मैं खास तौर पे कह रहा हूं ये बात। वो स्पेस अभी बना नहीं है, तो अब विकसित का धीरे धीरे प्रोसेस में है। कौन सी चीज मुझसे छूटनी नहीं चाहिए? डेमोक्रेसी। मैं रिपीट कर रहा हूं, डेमोक्रेसी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और ये जो मॉडर्न लड़की दिखाई दे रही है, ये मॉडर्न लड़की इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि पहले की लोग बड़े विचारवान थे। ये लड़की इसलिए यहां दिखाई दे रही है, औरतें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सेकुलराइजेशन की परंपरा ने इनको यहां लाके खड़ा किया है। हमने समाज में धर्मनिरपेक्षता पर तो हमले होंगे, धर्मनिरपेक्षीकरण पर हमले होंगे, तो आप इस स्त्री को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। मुझे ये स्त्री चाहिए, लेकिन ये स्त्री बचेगी तब
ये अपना विकास तब करेगी जब मैं धर्मनिरपेक्ष परंपराओं की रक्षा करूं, धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट की रक्षा करूं। बिना इसके ये स्त्री नहीं बचेगी। ये स्त्री कोई जैसे दान पुण्य में मुझे नहीं मिली है, ये बहुत कष्ट से, बहुत पीड़ाओं से गुजरी है और अभी भी इसके पास पीड़ाएं अनंत हैं। तो स्त्री के साथ जुड़ने के लिए, स्त्री साहित्य में जुड़ने के लिए बुनियादी शर्त है स्त्री के प्रति कमिटमेंट, अनकंडीशनल कमिटमेंट। और हम जितना इस कमिटमेंट से जुड़ेंगे उतना ही हम स्त्री आंदोलन को पसंद करेंगे। और स्त्री आंदोलन से मेरा तात्पर्य है डेमोक्रेटिक स्त्री आंदोलन। स्त्री आंदोलन तो वह भी है जो कथा, प्रवचन और धार्मिक कर्मकांडों के जरिए हो रहा है और जिसके जरिए स्त्री मोबिलाइज की जा रही है और वो पुनः अपनी चौहद्दी में खदेड़ कर डाली जाएगी। मेरी चिंता यह है कि बड़ी मुश्किल से वो चौहद्दी के बाहर इस स्त्री को निकाल के बाहर किया गया है। यह सेकुलराइजेशन के लिए एक अलग स्पेस स्त्री का तैयार किया गया इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट से लेके आज तक की लड़ाई में, कि ये स्त्री किस बहाने इकट्ठी हो, ये क्लास के बहाने इकट्ठी हो, सेमिनार के बहाने। अब हो क्या रहा है, आपने कभी ध्यान दिया हो तो मुरारी बाबू की कहानी कथा होती है तो उसमें 80-80, 60-60, 70-70 हजार पूरा स्टेडियम भरा रहता है औरतों से। मैं कलकत्ता ही बता रहा हूं, मैं कलकत्ता रहा हूं 30 साल। कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में आपको 1 लाख औरतें नहीं मिलेंगी। मुरारी बापू की कहानी में और कथा में आपको 80,000, 90,000 स्टेडियम में। जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार रहते हुए, लेफ्ट फ्रंट के मोर्चे वहां मजबूत रहते हुए 7-7 बार तक सरकार बनने के बावजूद अगर आपकी रैली में 1 लाख औरतें नहीं आती और मुरारी बाबू की साधारण सी कथा में अगर 80,000 और 90,000 औरतें आती हैं, इसका मतलब आपको काम बहुत करना है। तो स्त्री का स्पेस, डेमोक्रेटिक स्पेस और सेकुलर स्पेस बेहद जरूरी है। बिना इसके आप मॉडर्न स्त्री नहीं बना सकते। मॉडर्न स्त्री के लिए डिग्री, एजुकेशन ये चाहिए, लेकिन इसके लिए एक स्पेस और प्रवेश चाहिए। और वो प्रवेश आपको इन 2 चीजों से ही मिलेगा, जिसका कि फ्रीडम मूवमेंट की औरतों ने जिक्र किया है, बाद की औरतों ने जिक्र किया है, खासतौर पर जो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, कृष्णा सोपती का खासतौर पर, क्योंकि उसका शताब्दी वर्ष है। जब मैं स्त्री के प्रति कमिटमेंट होगा मेरा, तो मैं क्या करूंगा, अदर्स से मेरा प्यार हो, अन्य के प्रति मेरे अंदर प्रेम की भावना हो। अन्य कोई भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, वो चमार भी हो सकता है, वो हरिजन भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो, कोई भी हो सकता है। वो अदर्स के प्रति प्रेम बुनियादी शर्त है उसकी। और अब कहा यह जा रहा है तुम सिर्फ अपने से प्यार करो। मुझे ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए जो कि सिर्फ अपने से प्यार करना सिखाए। मुझे ऐसी एजुकेशन चाहिए जो अदर्स से, और ऐसा साहित्य चाहिए जो अदर्स के बारे में सोचने के लिए, प्यार करने के लिए उद्बुद्ध करे। और यही स्त्री साहित्य की ताकत रही है। स्त्री साहित्य ने जो मैसेज दिया है वो यही है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद सर। सुबह से शोधार्थी और विद्यार्थियों ने 3 सत्र हमारे सुने हैं। पहला उद्घाटन सत्र, पहला और दूसरा सत्र। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, और मुझे लगता है करीब करीब हर सत्र के वक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन प्रश्नों का हम लोग स्वागत करेंगे। 15-20 मिनट का करीब समय है हमारे पास में, जिसके अंदर हम कोई भी प्रश्न। अच्छा ठीक है, मैम कह रही है कि 5 मिनट के अंदर, तो अच्छा 5 ठीक है। हाँ वो तो है मैम, हमने समय इसीलिए दिया है कि उससे ज्यादा प्रश्न का उत्तर न हो, प्रश्न न आए। किसी का कोई प्रश्न शोधार्थी का? हाँ केतन आ जाइए इधर, आवाज जाएगी, जिससे भी संबंधित प्रश्न होगा ना उत्तर तो वही देगा फिर आकर के। मेरा प्रश्न अर्चना मैम से है। उनकी बातें मुझे बहुत कंट्राडिक्शन लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो एक बात तो आपने जो पाठक मैम को कोट करते हुए आपने कहा कि वो नामवर सिंह वाले कोटेशन के हवाले से कि इंटेंशन और थियरी को लेकर के,
तो मैम क्या जो थियरी किसी की बनती है तो बिना उसमें इंटेंशन शामिल नहीं होता है, ये वाली बात। और दूसरी बात ये कि आपके वक्तव्य में तमाम जो बातें हैं वो मुझे विमर्श के विरुद्ध नजर आ रही थी, तो वो ये दोनों चीजें ऐसी क्यों हो रही थी? मुझे अपनी आवाज पे थोड़ा ज्यादा वो रहता है तो मुझे लगा मैं वहां से भी ऑडिबल हूँ। खैर यहाँ आ गई। देखिए दो चीजें, एक जो आप कंट्राडिक्शन की कह रहे हैं, कंट्राडिक्शन दिखेगा क्योंकि जब भी कभी किसी ऐसे अनुभव की बात की जाएगी जिसको अभी पूरी तरह से थ्योराइज नहीं किया गया है तो उसमें सेल्फ कंट्राडिक्शन भी होगा और मेन स्ट्रीम से भी कंट्राडिक्शन होगा। तो जो वो बात कही जाएगी, ये मार्जिनल वॉइसेस के लिए लगातार ओरल हिस्ट्री में कही जाती है कि वो फ्रेगमेंटेड होती है, तो मैंने उसको किसी एक धारा में अगर मैं ढालने की कोशिश करूंगी जस्ट टू कम्युनिकेट ऑन दिस फोरम, तो उसमें समस्या क्या होगी कि मैं किसी की आवाज को छोड़ दूंगी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सबको समेटूं। तो कंट्राडिक्शन इसका एक समझिए कि अनअवॉइडेबल पार्ट है। जब भी किसी मार्जिनल वॉइस, क्योंकि वो उसका पहली जो जरूरत है वो कहने की है रादर देन कि उसमें एक होमोजेनाइजेशन क्रिएट करने की। होमोजेनाइजेशन जब होने लगता है तो वो चीज रूढ़िबद्ध होने लगती है, वो थोड़ा खतरनाक होता है, पहली बात। दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि थियरी और उसमें जो उसमें इंट्यूशन में जो तो मैं एक्सपीरियंसेस की बात कर रही थी, इंट्यूशन की मैं नहीं कर रही थी। एक्सपीरियंसेस और थ्योरी में अंतर ये है कि जब एक्सपीरियंसेस को आप थ्योराइज करते हो उस पूरे प्रोसेस में आप हो सकता है एक्सपीरियंसेस की आत्मा कहीं पीछे छूट जाए। तो हमारी पहली जो प्राथमिकता है वो क्या है? पहली प्राथमिकता वो अनुभव को शेयर करना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा जो इस पूरे विमर्श का वो है कि चीजें खुले फ्रेम में प्रवाहित की जाएं और लोग उसे अपने ढंग से, तो पहला तो है कि उसको विमर्श में लाना। अभी मैंने अंतिम बात कही थी, वो शायद आपने ध्यान दी होगी कि अभी बहुत जल्दी होगा थ्योराइजेशन करना, तो अभी हम उस फ्रेम को बनाने के चक्कर में ना, अभी तो हम लोग सारी बातें जानते ही नहीं, एक दूसरे को सुन सुन के सोच रहे हैं कि अच्छा ये भी हुआ है। अभी वो सुना कि वो भक्ति काल की पहली जो मैं नहीं जानती थी, तो अभी तो बहुत कुछ जानना है, तो थ्योराइजेशन थोड़ा जल्दी होगा। मुझे लगता है इस पूरे विमर्श को अभी तो अपनी जड़ें जमाने और फलने फूलने का टाइम देना चाहिए। धन्यवाद मैम। हाँ, इधर से आप या तो पास बताओ क्योंकि वक्ता सुन ले जो भी हो ना, तो आपकी बात जी। जब हम अंग्रेजी में फेमिनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई सारी नई अवधारणाएं आई हैं वो लगातार ग्रो कर रही है। जैसे वहाँ पे पीरियड पॉवर्टी, मैन्सप्लेनिंग, मैनिपुलेटिव कंसेंट, ये तमाम नई अवधारणाएं आ रही हैं फेमिनिज्म के, उसके प्रॉपर टर्म है। लेकिन जब हम उसे हिंदी में लाना चाहते हैं या एक बार जब हम अनुवाद करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हिंदी में कोई निश्चित शब्द नहीं है। तो क्या ये समझना चाहिए कि हिंदी में जो फेमिनिज्म पे लिखा जा रहा है उसकी गति बहुत धीरे है, या फिर वो अंग्रेजी से या वेस्टर्न फिलॉसफी से या वेस्टर्न आइडियोलॉजी से वो रेफरेंसेस नहीं ले रही है? अभी तक पूरा कंसेप्ट वैसे ही रुका हुआ है कि ट्विस्ट इफेक्ट नहीं है, और जबकि स्त्री विमर्श बाकी विषयों में सोशल पॉलिटिकल एंगल से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसको लेकर हिंदी में क्या लिखा गया है, अगर कुछ है तो उसके बारे में बताइए, और अगर नहीं है तो उसको क्या करें? बहुत ही बढ़िया सवाल है और कायदे से यही सवाल बनता भी था कि भारत में और खासतौर पर हिंदी में जब हम स्त्री विमर्श की और स्त्रीवाद की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारे पास तकनीकी शब्दावली नहीं है। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जहां से मैं आती हूँ
उस विश्वविद्यालय में इस विषय की स्थापना शुरुआत ही इसी उद्देश्य के साथ हुई थी कि स्त्री अध्ययन जैसे विषय को हिंदी में कैसे पढ़ाया जाए, इस पूरे विमर्श का हिंदीकरण कैसे हो। चारू मैम यहाँ बैठी हुई हैं, वो उसकी सिलेबस कमेटी का पार्ट भी थी, और ये चैलेंज था कि जो कुछ भी उपलब्ध है, जब हम फेमिनिज्म कहते हैं और फेमिनिज्म के प्रति जो हमारे दिमाग में एक नकारात्मक इमेज बनती है, उसकी वजह भी यही है कि फेमिनिज्म कहते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही लिबरेटेड, एक सेक्सुअली बहुत फ्री महिला, सिगरेट पीती हुई महिला और एक ऐसी महिला की छवि बनती है जो हमारी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक बोध से कहीं मेल नहीं खाती है। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अच्छा आप फेमिनिस्ट हैं, नहीं हमको कोई लेना देना नहीं, मैं कोई स्त्रीवादी लेखन नहीं करती हूँ। हाँ, तो एक खास किस्म का परहेज, एक खास किस्म के नेगेशन का भाव इसीलिए पैदा होता है क्योंकि इस तरह के विमर्शों की हमारी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक धरातल ही नहीं है। तो जिस चीज की धरातल ही नहीं है हमारे पास, उसके लिए शब्दावली कहाँ से आएगी? तो उसके लिए शब्दावली विकसित करना ये हमारे लिए एक तरीके से संभावना भी है और चुनौती भी है। जैसे हम जेंडर कहते हैं ना, सारे समय हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जेंडर तो हिंदी का शब्द ही नहीं है। हाँ, तो जेंडर जैसा सबसे बेसिक शब्द जिसकी हिंदी हम आज तक नहीं बना पाए हैं कि हम जब उसे हिंदी में कहेंगे तो सालिंग कहेंगे, सामाजिक लिंग, प्रालिंग कहेंगे, प्राकृतिक लिंग, तो क्या ये अपनी बात उसी ढंग से संप्रेषित कर पाएगी जिस ढंग से हम कहना चाहते हैं? जब हम जेंडर कंस्ट्रक्ट कहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम जेंडर की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सवाल आपने उठाया है बहुत वाजिब सवाल है और इस पर बहुत काम हो रहे हैं, हिंदी में बहुत काम हो रहे हैं। समाज विज्ञान विश्वकोश अगर आपने देखा होगा तो उस विश्वकोश के तहत ऐसे बहुत सारे शब्द जो कि सोशल साइंस में आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं, उसको हिंदी में लाया गया। और न सिर्फ हिंदी में लाया गया बल्कि जिसको आप कहेंगे, आप अनुवाद के विद्यार्थी अगर हैं तो हमने उस शब्द को पहले लिया, उसे पढ़ा, उसे समझा और फिर अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में उसे रिक्रिएट किया। आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कैसे व्याख्यायित करेंगे? और फिर हमने एक नए शब्द की रचना की और उस रचना के साथ हम बात कर रहे हैं। तो ये अभी सिर्फ हिंदी साहित्य की नहीं, ये सामाजिक विज्ञान के विषयों की भी सीमा है कि हमारे पास शब्दों की कमी है और हम सबको मिलकर ये जो विभिन्नताओं का समारोह है जिसमें स्त्रीवादी विमर्श के अंतर्गत भी कई सारे विमर्श रोज आ रहे हैं। समलैंगिक विमर्श आ रहा है, दलित विमर्श आ रहा है, अश्वेत विमर्श आ रहा है और हमारे अपने स्थानीय परिवेश के अनुसार भी स्त्रीवाद अपने नए रंग और नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो ये हम सब के लिए एक तरीके से बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात भी है, चुनौती की भी बात भी है और उसके लिए संभावना भी है कि अब हम फेमिनिज्म को, स्त्रीवाद को सकारात्मक अर्थों के साथ कैसे ग्रहण करें और नए नए शब्द हम अपनी शब्दावली में कैसे लेकर आए। धन्यवाद। सबसे जिज्ञासा थी कि कई बार हमने सुना कि जो प्रौद्योगिकी है, उच्च प्रौद्योगिकी बाजार है, ये कई बार डेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट कर रहा है स्त्रीय सुविधा के लिए, उसकी पहचान के लिए। ये पितृसत्ता के नाश के बगैर, विवाह संस्था के नाश के बगैर और संपत्ति में अधिकार न देते हुए ये कैसे लोकतांत्रिक स्पेस को ये बढ़ावा दे रही है, प्रौद्योगिकी बाजार वगैरह वगैरह। जिस इंटरनेट की आपने बात किया, जो उच्च प्रौद्योगिकी है आज के दौर की, वो न पितृसत्ता का नाश करती है, न विवाह संस्था का नाश करती है, न संपत्ति में अधिकार देती है। तो कैसे इस तरह के लोकतांत्रिक स्पेस को वो बढ़ावा दे? खाली एक, हाँ, मैं इनकी ये प्रश्न बहुत जटिल है लेकिन मैं एक बहुत ही सरल शब्द बता रहा हूं आपको जो कि बहुत जरूरी है, वो है शिरकत। मुझे वह हर टेक्नोलॉजी, टेक्निक, तरीका पसंद है जो शिरकत में इजाफा करे, जैसे सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार,
ऑनलाइन वीडियो, कोई तरीका हो, जो भी तरीका हो, ये नहीं कह सकते कि शिरकत जब लोगों की बढ़ेगी तो लोग दुकान बंद कर दें अपनी, फैक्ट्री मालिक नए माल बनाने बंद कर, ये संभव नहीं है। सारी चीजें रहेंगी। सवाल यह है कि क्या हम शिरकत में जो लोग शामिल हो रहे हैं, लगातार शिरकत बढ़ रही है, क्या हम उनके दिमाग की खुराक, उनके पार्टिसिपेशन की जरूरतें, उनका ख्याल रख के नई चीजें क्रिएट करने की स्थिति में है? जो एक दूसरी चीज जो इसके साथ बहुत जरूरी है वो ये है कि खोज की ललक। हमारे यहाँ वो खोज की ललक ही गायब हो गई। शिरकत तो बढ़ गई है, मोबाइल है सबके पास में, शिरकत तो बढ़ गई है, लेकिन अब खोज की ललक गायब हो गई है। वो जाके नोट्स खरीद लाता है, उसके अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती कि अगर सर ने हजारी साहब द्विवेदी के बारे में पढ़ाया है तो मैं एक बार जाके उनकी हजारी साहब द्विवेदी की पुस्तक ओरिजिनल देख लूं जाके। वो करता यह कि वो कोशिश करेगा, अच्छा सर की लिखी हुई कोई किताब है क्या, उससे मैं नोट्स बना लूं। नहीं, शिरकत के साथ में खोज का एटीट्यूड होना बेहद जरूरी है, अन्यथा शिरकत आपको एकदम गंवारों की फौज में तब्दील कर देगी। आप एक बार अपना सवाल बोलिए। देखिए, ये अगर मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो कृत्रिम बुद्धि है, इसमें स्त्री बुद्धि और स्त्री शामिल नहीं हो सकती। स्त्री रियल है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल पोर्नोग्राफी की वेबसाइट बनाई जा सकती है, जो कि बन रही है ये कृत्रिम बुद्धि के जरिए। उसका इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। तो आप उसके जरिए आर्टिफिशियल जो है पोर्नोग्राफी तो बना सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छी कफन जैसी कहानी नहीं लिख सकते। सिर्फ इतना ही। इस संगोष्ठी की संयोजिका ने पहले ही कहा था 5 प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न होगा और ये प्रश्न के लिए विद्यार्थी बहुत देर से इंतजार कर रहा है। अभी ले लेते हैं आपका, रुक जाओ, आ जाइए आप, चलिए दोनों एक साथ। मेरा प्रश्न जगदीश सर से ही है। जगदीश सर ने अपने वक्तव्य में एक वाक्य कहा था कि स्त्री की सबसे खूबसूरत चीज यह है कि वह जब भी दाखिल होती है वह यथास्थिति को अस्त व्यस्त कर देती है। हमें बताया गया है कि स्त्रियां जब भी आती हैं हमारे जीवन में, वो यथास्थिति को और सुधारती हैं, हमें और व्यवस्थित करती हैं। इस अस्त व्यस्त करने से क्या तात्पर्य था? एक अन्य प्रश्न जो सुप्रिया मैम से है, वह प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जो, जैसे मेरा मानना ऐसा है कि बंधनों से मुक्त व्यक्ति स्वतंत्र नहीं अराजक हो जाता है। अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण आज के समय में अमेरिका और पितृसत्ता है। पुरुषों के ऊपर कभी भी कोई बंधन नहीं लगाया गया, इसलिए पितृसत्ता जो है वह अराजक हो गई। स्त्री विमर्श में या स्त्री आलोचना में जब हम बात करते हैं तो क्या उस विमर्श में बंधनों से मुक्ति का अर्थ उन्हें अराजक बनाना है या उनके स्वतंत्रता के आयाम को और विकसित करना है? अगर इसे आप बता सके तो। हमारा सवाल सर से ये है, सर ने कहा था कि जितना मतलब जो स्त्रियों अपना मतलब स्त्रियां अपना साहित्य जिस तरह से लिख सकती हैं उस तरह पुरुष नहीं लिख सकता। तो हमारा ये पूछना है, क्या पुरुष केवल पितृसत्तात्मक सोच की वजह से नहीं लिख सकता कि केवल पुरुष की वजह से नहीं लिख सकता क्योंकि वो पुरुष है, और दूसरा विचारधारा अगर वो ऐसी नहीं होगी तो लिख सकता है, जैसे हमारा मानना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इतना बड़ा मतलब स्त्री के ही विचारधारा पे इतना बड़ा मतलब जो लिखा है पद्मावत, उसमें एक जगह
मान सरोवर खंड में एक जगह कहते हैं कि मतलब स्त्रियों की स्थिति के लिए बताते हैं, जहाँ मतलब जब नहाने जाती हैं स्त्रियां तब वो मतलब बात करती हैं आपस में कि मतलब जो मतलब हमारे पिता जिस गेहूं के बदले में हमको बेचा था उस गेहूं के तो मतलब हृदय फट गया, लेकिन हमारे पिता के हृदय नहीं फटा। इतनी गंभीरता बात करते हुए भी मतलब वो इतना अच्छा लिखे हैं, उसके बाद क्या उनको नकार दिया जाए? बस इतना क्वेश्चन था। अच्छा वहीं से बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। तो अभी मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था तो एक नाम आया कि उनकी वजह से सेक्सुअल पावर और पॉलिटिक्स ऑफ प्योरिटी है। तो जब मैंने उनको पढ़ा तो देखा कि उस टाइम जो उन्होंने चलाया ये पॉलिटिक्स ऑफ प्योरिटी, उसका उदाहरण ऑर्डर में भी अमेरिका में अफेक्ट पड़ा। लेकिन जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी ताकतें बढ़ती जा रही हैं, उसमें क्या अभी अगर ऐसा कोई कर्म लाभ किया जाता है या कोई ऐसी संभावना आए जिससे हम एक नया थोड़ा उसको ढांचा प्रदान कर सकें, इसकी बात क्या उस पर लॉ एंड ऑर्डर होने की संभावनाएं हैं, क्या वो ठीक बस आखिरी इन 3 सवालों का जवाब 5 मिनट में मैं दे दूंगी और इसके बाद हम विदा होंगे। पहला सवाल जो हमारे विद्यार्थी ने पूछा, बंधनों से मुक्ति, इसके 2 जवाब हैं, एक पोएटिक और एक थियोरेटिकल। पोएटिक ये जवाब ये है कि मुझे बंधन पसंद है, मुझे विवाह भी पसंद है, मुझे परिवार भी पसंद है, मुझे ये समाज भी पसंद है और मुझे आप सब पसंद है, क्योंकि अगर ये बंधन ना होता तो आज हम सब यहाँ बंधे बैठे ना होते। तो यह जो बंधन है इसको समझना कैसे है, और दूसरे अगर हम इस बंधन को, जब गांधी जी कहते हैं कि राज्य एक अनिवार्य बुराई है, तो वह राज्य को खत्म करने की बात नहीं करते, वह राज्य के शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। तो यह जो समाज है, इस समाज में जब तक यह समाज है तब तक परिवार भी है, विवाह भी है, स्त्री और पुरुष संबंध भी हैं, और ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसकी आलोचना हम यहाँ बैठ के नहीं कर रहे हैं और हमारे इस समारोह के बाद वो खत्म हो जानी है। सब कुछ यथावत बना रहेगा। जोर इस बात पे होना चाहिए कि चाहे वो विवाह की संस्था हो या परिवार की या समाज की या राज्य की, हम मैक्सिमम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। विवाह संबंधों में, प्रेम संबंधों में, आप सब विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रेम संबंधों पे काम करने की जरूरत है कि प्रेम संबंधों में भी हम जनतांत्रिक हैं या नहीं है। हम अपने प्रेमिकाओं को बोलने की जगह देते हैं कि नहीं देते हैं, या उन्हें उस बंधन में बांधे रखते हैं और बाकी के बंधनों से आजादी की बात करते हैं। स्त्री बात जो है वो बंधनों से मुक्ति की बात नहीं करता है, और मैंने अपनी पूरी बातचीत में कहीं भी बंधन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि समाज जो है वह एक दूसरे फैब्रिक से जुड़ा हुआ समाज है। वो सारे के सारे इंटरसेक्शनल बंधन है ना, जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उन सारे संबंधों को, सारी संरचनाओं को कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक हम कर सकते हैं, यही हमारी कोशिश हो सकती है, क्योंकि कोई भी समाज न तो डीपेट्रियार्क हो सकता है, न डिकास्ट हो सकता है, न डिक्लास हो सकता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसके मैक्सिमम विकेंद्रीकरण की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि स्त्री ही स्त्री की अनुभूति लिख सकती है या स्त्री ही बेहतर रचना कर सकती है। अगर ऐसा होता तो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर स्त्रीवादी साहित्य आलोचना नहीं लिख रहे होते। तो पुरुषों ने भी एक से एक टेक्स्ट दिए हैं और शानदार टेक्स्ट दिए हैं, और उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। और सिरे से स्त्री और पुरुष लेखन को अगर हम खांचे में बांट देंगे तो हम फिर से उसी विरोधाभासी दुनिया में चले जाएंगे जिसमें सुल्ताना का सपना हमको आदर्श लगने लगेगा। एक स्त्रीवादी के रूप में सुल्ताना का सपना मेरी पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक ऐसे आदर्श समाज की रचना चाहते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष अपने अपने निहित गुणों के साथ एक मनुष्य के रूप में निवास कर सके। न तो हमको पुरुषों पर सत्ता की आवश्यकता है, न तो हम अपनी सत्ता चाहते हैं, क्योंकि इसी सत्ता से तो मुक्ति की लड़ाई है ना स्त्रीवाद। अगर हम फिर वही चाहेंगे और व्यवस्था फिर से बदल जाएगी और आप सब जलान खाने में चले ही जाएंगे, तो फिर क्या फायदा, क्या बदलेगा इस दुनिया में। तीसरी बात, कैट मिलेट जिसकी बात आपने की, सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स की, वो जिस दौर की लेखिका है वो सेकेंड वेव फेमिनिज्म का दौर है, और सबसे ज्यादा जो जोर था उस समय रेडिकल फेमिनिज्म का इस बात पर था कि स्त्री पराधीनता की सबसे बड़ी वजह उसकी अपनी शरीर और उसकी अपनी यौनिकता है।
और जिस दिन स्त्री अपने शरीर और अपने पुनरुत्पादन क्षमताओं पर नियंत्रण पालेगी, वह स्त्री मुक्ति की पहली शर्त होगी। और इसकी नींव सिमोन द बुआ ने 1949 में अपनी फ्रेंच पुस्तक द सेकंड सेक्स में ऑलरेडी कर दी थी, जिसको आगे केट मिलट लेके जाती है और ये बताती है कि टेक्सुअल चीजों में किस तरीके से स्त्री यौनिकता को रचा गया है, किस तरीके से उनको बनाया गया है। और इसका प्रभाव हुआ उस किताब का उस समय की राजनीति में कि जब फैशन प्रतियोगिताएं हुई, जिसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि नारीवाद और कुछ नहीं है, ब्रा बर्निंग मूवमेंट। हाँ, महिलाओं ने, मीडिया ने इसको इस रूप में पेश किया कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने ब्रा बर्निंग मूवमेंट चलाया, जबकि उसका मूल तत्व ये था कि महिलाओं ने इस बात का विरोध, सौंदर्य प्रतियोगिताओं का विरोध इस बात पर किया कि जो चीजें हमारे सौंदर्य के मानक तय करती हैं, चाहे वो ब्रा हो, चाहे वो हाई हील हो या कोई भी बिकनी हो, वो कोई भी चीज जो सौंदर्य के मानक गढ़ती है, हम उनका प्रतिकार करते हैं। और प्रतीकात्मक स्वरूप उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिताओं का विरोध किया था। और तब भी वहां की जो पेट्रियार्कल राजनीति थी उसने इसको खारिज किया था। मीडिया ने फेमिनिज्म की जो सबसे नेगेटिव छवि गढ़ी थी, वो उसी दौर में गढ़ी थी जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और दक्षिणपंथी राजनीति पे बात करना बिल्कुल वैसा ही है कि पूरी दुनिया दक्षिणपंथी राजनीति से गवर्न हो रही है। आप कहाँ और किस किस चीज की राजनीति बदलेंगे? हमको सबसे पहले दक्षिणपंथी राजनीति तो एक व्यापक संदर्भ है, हमको सबसे पहले दुनिया में छाई हुई इस पितृसत्तात्मक संस्कृति से मुक्ति पाने की जरूरत है, जो हमें मनुष्य के रूप में, स्त्रियों को मनुष्य के रूप में दर्जा दे सके। थैंक यू। मैं भी एक सवाल पूछूंगा, रुक जाओ। मैं सवाल इधर से नहीं, आप लोगों से पूछूंगा। आपके अधिकांश वक्ता 50 की उम्र, 55 की उम्र पार हैं और लगभग सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं। जया जादवानी मैडम तो बहुत ही, देखिए, और ये कुर्सियां इतनी आरामदायक नहीं जिस पर 1 घंटा और बैठा जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि कल आपके सारे वक्ता बीमार पड़ जाएं, कल का सत्र ना हो? अगर आप यह चाहते हैं तो 1 घंटा प्रश्नोत्तर सत्र हो सकता है। ये वक्ता कल भी रहेंगे, खाते वक्त भी मिलेंगे, चाय पीते वक्त मिलेंगे, अभी बाहर मिलेंगे। मेरा आपसे सवाल के तौर पर अनुरोध है कि आज माफ कर दीजिए, आज बहुत विचार विमर्श हुआ है, विचार विमर्श जिंदा रखिए, सवाल बचाए रखिए। सवालों और अंतिम उत्तर तो कोई नहीं दे सकता, जो आप चाहते हैं हो सकता है ना मिल रहा हो। तो आज के लिए माफी, फिर कल हम मिलेंगे यहाँ और कल दिन भर रहेंगे। कल नाटक भी होगा, कल बाकी सत्र भी होंगे, इसलिए आज प्रश्न बंद। अब आप आइए तो धन्यवाद भी कर जाओ। जरूरी सूचना कल के लिए कि सुबह 3 तकनीकी सत्र जो है वो विभाग में चलेंगे 8:30 बजे से, और यहाँ तिलक भवन में 10:30 बजे से सत्र प्रारंभ होगा। और एक कल नाटक का मंचन होगा, नुक्कड़ नाटक का, सफदर हाशमी के लिखित जो नाटक है औरत, तो आप कल रहिए, उस नाटक का आनंद लीजिए। एक औपचारिक धन्यवाद मैं ही अपनी ओर से सभी का कर देती हूँ। आज साबिर सत्रों के जो विद्वान वक्ता थे, आप सभी के लिए धन्यवाद। श्रोतागण और शोधार्थी, विद्यार्थी, मीडिया कर्मी, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।